या हो गया यार, AT D AT डबल D AT U AT डबल D B। ओ इतने सारे करवा दिए, पता भी नहीं लगा है। और ATC तो याद ही होगा अब, या दोबारा से रिवीजन करवानी है? नहीं। मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज जो हमारा जो सिलेबस है इनकम टैक्स का स्टार्ट होने वाला है। इनकम टैक्स के अभी तक जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर था, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जो CRS यूनिवर्सिटी है, KUK यूनिवर्सिटी है, ये जो हमारी GJU है, इनके थ्रू अब हमारा सिक्स सेमेस्टर है। और जिन यूनिवर्सिटी के क्या है कंबाइन होते हैं, सिक्स और फिफ्थ के अंदर दोनों का सिलेबस सेम रहता है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो। आज जो चैप्टर है, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस था, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक तो था। ठीक है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर थे, जो आगे भी अब जो सिक्स सेमेस्टर में यूज़ होने वाले हैं, वो ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ। सेटअप का, क्लबिंग का, हमारा जो क्या है, हमारा जो ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स है, हाउस प्रॉपर्टी हेड का है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिनसे क्या है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, राइट। सो वो ऑलरेडी मैं क्या है कवर करवा चुकी हूँ। आज जो है चैप्टर हमारा डिडक्शन का चैप्टर करने वाले हैं, जिसको हम ATC से लेके ATU की जो डिडक्शन मिलती है हमें सैलरी, जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इस वाले सिलेबस के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं। सबसे पहले हम थ्योरी के चैप्टर कवर करेंगे, जो लास्ट के वाले मोस्ट ऑफ थ्योरी के हैं। जो ऊपर वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम, ये हमारे प्रैक्टिकल है। इनको हम पहले थ्योरी के कवर अप करने के बाद हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम बिजनेस लॉ का भी स्टार्ट करवा दो, मैम एडवर्टाइजमेंट का भी करवा दो, मैम कॉर्पोरेट का भी करवा दो। बच्चे सीरीज़ के साथ चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कंपनी लॉ और इनकम टैक्स का, जैसे हमने पिछली बार भी कंप्लीट अप किया था, इस बार भी हम क्या है, पहले कंपनी लॉ और हम बिजनेस लॉ का कंपनी लॉ और हमारा इनकम टैक्स का कंप्लीट करेंगे। जब इनकी कंप्लीट होने के बाद इससे नेक्स्ट हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट बुक का। जैसे कि कंपनी लॉ के कंप्लीट होने के बाद हम बिजनेस लॉ करेंगे, बिजनेस लॉ के कंप्लीट होने के बाद एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिडक्शन का चैप्टर। आपको मैं बता देती हूँ, वैसे इसका यहाँ पर इतनी सारी डिडक्शन है। आपको क्या है, इंपॉर्टेंट डिडक्शन करनी है जो आपकी सिलेबस के अंदर आती है। आप देख लीजिए, ATC से लेके ये पूरा पेज डिडक्शन का है। ये तो थोड़े शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ तक इनमें से हम क्या करेंगे, ये टोटल 32 डिडक्शंस हैं। हम इसमें से 16-17 डिडक्शन करेंगे, जो वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ही ट्रिक के साथ करेंगे, ट्रिक्स एंड जो कंसेप्ट होते हैं उनके साथ करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको पता होगा, आपके लिए मैंने नोट्स तैयार कर चुकी हूँ ये। और जो आज डिडक्शन का है, तो हम डिडक्शन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो डिडक्शन होती है और जो हमारी जो रिबेट होती है, जो ये डिडक्शन भी क्या होते हैं कि इनकम में से जो हमारे इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, उसको टैक्स को कम करने के लिए हम इनमें से खर्चे कुछ माइनस करते हैं, राइट। तो ये जो रिबेट होती है, ये रिबेट क्या है, ये कहाँ से मिलती है, आप मुझे बता सकते हो? थोड़ा सा माइंड में सोचो, वीडियो को पुश करो और ज़रा सा सोचो कि रिबेट जो होती है, ये रिबेट जो है, रिबेट किस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। रिबेट मीन्स कि कहाँ से आप लेस करते हैं, रिबेट आप कहाँ से लेस करते हैं, माइंड में आया? अगर किसी को पता है, क्योंकि इसको बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, क्योंकि बाद में बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं देखते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो देखते भी हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे इसका आंसर देना कि जो रिबेट है वो किस तरह के, कहाँ से अलाउड है और कैसे हमें इसके अंदर छूट मिलती है। रिबेट का मतलब भी छूट होता है। डिडक्शन के अंदर भी हम ये पढ़ने वाले हैं। सो डिडक्शन जो है, डिडक्शन हमें कहाँ से मिलेगी, हमेशा ग्रॉस टोटल इनकम से मिलेगी। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, आपका क्या है, सैलरी हेड होता है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी हेड होता है, अदर सोर्सेज का हेड होता है, कैपिटल गेन का हेड होता है, PGBP, राइट, PGBP का होता है, PGBP, ठीक है। इन पांचों हेड की इनकम, जहाँ यहाँ से मान लीजिए हमारे पास 2 लाख आए, यहाँ से 2 लाख आए, यहाँ से हर एक हेड में से क्या है 2-2 लाख आए, तो टोटल 10 लाख हो गए हमारे। इस 10 लाख में से
जो हमें कुछ एक माइनस करना होता है उससे वो उसे क्या कहेंगे, डिडक्शन कहेंगे। डिडक्शन हमेशा याद रखना, डिडक्शन हमेशा ग्रॉस टोटल में से ही लेस होती है। समेशन ऑफ द 5 हेड, इनकम टैक्स का पंजा, इसमें से ही आपको क्या है, डिडक्शन मिलेगी। और डिडक्शन क्या है, 80C से लेके 80U तक की है। और इस चैप्टर इसे क्या है, डिडक्शन 80C से लेके 80U को हम किस चैप्टर्स के बारे में जानते हैं, किस मतलब इसे एक और नाम से बोला जाता है, चैप्टर 6A के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ बुक्स के अंदर आपको ऐसे ही दिखने को लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़, अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी तरह का आपका पास क्या नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम ही नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो स्पेशल यही है सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिडक्शन लेने के लिए आपको क्या, आपके पास क्या होनी चाहिए, डिडक्शन लेने के लिए आपके पास होनी चाहिए ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हमारी डिडक्शंस मिलती है। डिडक्शन हमारी 80C से लेके 80U तक की हमें डिडक्शन मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये जो याद करने का है तो यही है कि आपके पास हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रॉस टोटल इनकम होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी की ग्रॉस टोटल इनकम मान लीजिए 1.5 लाख है, एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। और डिडक्शन आपकी मान लीजिए 1,40,000 है। अभी समझाऊंगी क्या क्या डिडक्शन होते हैं, पर जस्ट ओनली समझ लिए। क्या इसमें से क्या आपको डिडक्शन के लिए अलाउड किया जाएगा कि हाँ आपको डिडक्शन अलाउड है? बिल्कुल भाई, क्योंकि ये इससे कम है तो नॉर्मल सी बात है 10,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन केस अगर 1,50,000 आपका क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम है और डिडक्शन आपकी बनती है 1,60,000 की, तो ये मुझे ये बताइए कि क्या आपको डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी डिडक्शन से क्या है, कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होगी। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने करके दिखाया कि आपको इस एग्जाम्पल को याद रखो। ठीक है, हमेशा जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है वो ग्रेटर होगी किससे, हमारी डिडक्शन से, अंडर सेक्शन 80C से लेके अंडर सेक्शन 80U तक। मीन्स कि हमारा जो GTI है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, डिडक्शन से। कंप्लीट आया समझ में? ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरे नंबर की बात, आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने प्रोसेस को अप्लाई कर रखा होगा। प्रोसेस क्या है इसकी, प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। प्रोसेस है इसकी, सबसे पहले आपको क्या करना है, टैक्सेबल इनकम निकालनी है आपको। टैक्सेबल इनकम मीन्स की क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ऑल हेड। सभी हेडों में से क्या निकालनी है आपको, टैक्सेबल इनकम निकालनी है। टैक्सेबल इनकम मीन्स कि सब 5 हेड का समेशन निकालना है, 5 हेड्स का टोटल। ठीक है, फिर उसमें से क्या करना है, अगर क्लबिंग के चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्लबिंग ऑफ इनकम करना है, क्लबिंग ऑफ इनकम करना है। सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 60 से लेके 285 तक था। ये इसके अंदर कैलकुलेट करना है। सेट ऑफ का करना है आपको, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड था ना, राइट। साथ साथ मेरे साथ बोलते रहो कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का जो सेक्शन था 70 से लेके 80 तक था, राइट। इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, GTI आ जाएगा। देन उसके बाद क्या मिलेगी आपको, डिडक्शन मिलेगी 80C से लेके 80U की। ठीक है, उसके बाद इसको लेस करने के बाद आपके पास क्या होगा, टोटल इनकम आएगी। ऐसे निकलती है। अभी आपने थोड़ा आधा पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था अभी तक आपने। अब डिडक्शंस को चेक करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी एक्चुअल में टोटल इनकम है क्या। मान लीजिए टोटल इनकम आ गई 15 लाख, तो स्लैब रेट लगाएंगे। स्लैब रेट याद है जो हमने याद की थी कि इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, सीनियर सिटीजन के केस में क्या होगा, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में क्या होगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर स्लैब रेट लगेगी जब डिडक्शन हमारी लेस हो जाती है। करेक्ट, आ गया समझ में? ठीक है, सो आपको ये बिल्कुल आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो जब भी हम डिडक्शंस निकालते हैं, डिडक्शन हमारी कैसे निकलती है, डिडक्शन मिलती है आपके लिए। एक और नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, काफ़ी सारे नोट्स तैयार कर रखे कि सब सारे के सारे आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, वहाँ से आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कहते हैं कि डिडक्शन मिलती है फ्रॉम द हेड ऑफ द इनकम। इनकम के हेड कौन कौन से हैं? सैलरी का है, हाउस प्रॉपर्टी हेड का है, पीजीबीपी का है, कैपिटल गेन का है, अदर सोर्सेज का है। ये इनके सेक्शन लिखे हुए हैं शासन, ठीक है। एक इंडिविजुअल के केस में आपको सैलरी हेड यहाँ पे, ये सभी यहाँ पे वापस लिखे हुए हैं। सेक्शंस आपको याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट सेक्शन क्या है, एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि हाँ आपको कुछ इनकम टैक्स में आता है, क्योंकि इनकम टैक्स सेक्शन के साथ है, विदाउट सेक्शन इनकम टैक्स भी नहीं है, ठीक है। तो सैलरी की जो इनकम होती है 15 से लेकर 17 के सेक्शन के अंदर आती है। जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है वो हमारे 22 से लेकर 24 तक आती है। 28 से लेकर 44 पीजीबीपी की आती है। कैपिटल गेन की 45 से लेकर 55 तक, एंड देन अदर सोर्सेज की हमारे पास 56 से लेकर 59 तक आती है, ठीक है। इसके बाद हम कंप्यूट करेंगे सैलरी को, इनकम को, सारे हेडों की क्लबिंग ऑफ इनकम होनी चाहिए, सेट ऑफ लॉसेज होना चाहिए, फिर हमारा ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगा। ग्रोस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन लेस करेंगे, देन हमारी टोटल इनकम आएगी। टोटल इनकम के आने के बाद हम क्या करेंगे, स्लैब को अप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको ढांचा बता रही हूँ, ऐसे ऐसा कुछ होता है। अब आप अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ा हुआ था, यहाँ तक पढ़ा हुआ था, इसके बाद नहीं पढ़ा हुआ था, तो अब हम इसके बाद का पढ़ेंगे ये वाला सेक्शन। अगर ये आपको समझ में आ गया तो जितने भी चैप्टर हैं अभी तक आपके, कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम इंडिविजुअल की, पार्टनरशिप फर्म की, वो सभी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सभी के बारे में डिडक्शन बता देंगे, किसको किस तरह की डिडक्शन मिलेगी, किसको किस तरह की नहीं मिलेगी। डिडक्शन लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये जर्नल रूल है, ये आपको भी लिख लेने हैं। कि कहते हैं कि जब भी किसी को डिडक्शन लेनी है, किस किस में से, एटीसी से लेके एटीयू तक की, अलाउ तभी होगी जब किसी पर्सन ने, उस व्यक्ति ने जिसकी इनकम निकाली जा रही है, जिसको ऊपर टैक्स देना है, उसे क्या करना होगा, ये 3 बातों का ध्यान रखना होगा। ये 3 बातें कौन कौन सी है? पहली बात ये है कि इफ़ आफ्टर अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड क्लबिंग का प्रोविजन आपको अप्लाई किया होना चाहिए। मीन्स कि आपका ये स्टेप पहले डन होना चाहिए, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम। ये कहते हैं जो आपकी जो डिडक्शन है कभी भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होगी, जो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले समझाया था। यहाँ थर्ड पॉइंट कहते हैं कि डिडक्शन मस्ट बी क्लेम इन ITR। मीन्स कि डिडक्शन आपको मिलने का फ़ायदा तभी आप ले सकते हो अगर आपने ITR को फिल कर रखा हो पिछले साल, प्रीवियस ईयर के अंदर, राइट। तो आपको ITR भरनी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो आ गया समझ में। अब आपके पास आ जाती है डिडक्शंस की बौछारें, और यहाँ पे फोर्थ बात या ये याद रखनी है, यहाँ पर एक और बात थी कि फोर्थ नंबर पे क्या है, डिडक्शन किसको नहीं मिलेगी, जिसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 11A, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स की जो रेट है 10 और 20 लगती है, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर नहीं मिलेगी, और कैजुअल इनकम के जो कैजुअल इनकम होती है उन्हें भी किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। आ गया समझ में। 4 बातें याद रखनी है। पहली बातें तो क्या है कि उस पर्सन को क्या होना चाहिए, उस पर्सन को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का जो प्रोविजंस है वो अप्लाई किया होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं कि GTI से कभी भी उसकी डिडक्शन की अमाउंट एक्सेस में नहीं होगी, मीन्स की ज़्यादा नहीं होगी। तीसरे नंबर पर बात ये कहते हैं कि ITR फील की होनी चाहिए। और चौथे नंबर पर क्या है, डिडक्शन किस को नहीं मिलेगी, इन सभी को नहीं मिलेगी। क्लियर, समझ में आया इतना। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले डिडक्शन की। पहली डिडक्शन क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। 80C में सबसे आपको एक और बात बता देती हूँ, हर एक डिडक्शन के अंदर 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन में ये 3 बातें आपको याद रखनी है इनके अंदर, कि ये किसको मिलेगी, ये किसको मिलेगी, लिमिट क्या होगी, उसका स्टेटस क्या है। ध्यान रखो, किसको मिलेगी मीन्स कि अवेलेबल टू, ये इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, फर्म के लिए, कंपनी के लिए, AO के लिए, BOI के लिए, किसके लिए है ये डिडक्शन स्पेशल मेंशन होगा, वो आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर की बात, उसका स्टेटस देखना है, मीन्स कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, दोनों के लिए अप्लाई है, ठीक है। अब सभी को पता होगा कि डिडक्शन क्या होता है, फर्म क्या होती है, कंपनी क्या होती है, पर्सन के अंदर इंक्लूड होते हैं, और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में पता होगा। सो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको इनकम टैक्स पढ़ना होता है तो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ये बेस था हमारा पहले। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर गहराई में एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C, वो जो डिडक्शन है
किस किस को मिलेगी वो डिडक्शन, हमें हमारे इंडिविजुअल को मिलेगी और एक पर्सन है इसको मिलेगी। एक ये एचयूएफ है। एचयूएफ क्या होता है, जिसके अंदर एक कर्ता होता है, कर्ता के अंदर ये पूरी फैमिली होती है। वो कर्ता क्या है, सारी फैमिली को ऑपरेट करता है। वही क्या करता है, डोमिनेंट पर्सन होता है, जिसके थ्रू वो सारी फैमिली, जो सारा बिजनेस है वो चलता है, उसे बोलते हैं हम एचयूएफ। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, इसके अंदर जो 80C के अंदर किसी को डिडक्शन लेनी है, वो डिडक्शन कितनी लिमिट तक मिलेगी, 150 लाख, सॉरी 1,50,000 तक मिलेगी, इसकी 1.5 लाख तक डिडक्शन मिलेगी। और ये डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपने इसको एक्चुअल में पे कर दिया है। कारण पता है क्यों है इसके अंदर, ये लाइन आपको तब समझ में आएगी कि एक्चुअल पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नॉट ऑन ड्यू बेसिस। अगर आपकी ड्यू बेसिस पे है वो अलाउड नहीं है, जब तक आप एक्चुअल में पे नहीं करोगे तब तक वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। कारण यही है कि जो डिडक्शंस होती है 80C के अंदर, वो सारी डिडक्शन ऐसी है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ध्यान से सुनो, 80C के अंदर सारी डिडक्शन कैसी है, जो गवर्नमेंट की लिमिट के अकॉर्डिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने फिक्स डिपॉजिट करवाया है, एफडी करवाई है। एफडी करवाने का मतलब क्या हुआ कि 5 साल तक आप उसमें से पैसा नहीं निकलवा सकते, है ना। तो 5 साल क्या होती है, लिमिट होती है। तो इसी तरह से तब तक आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते जब तक उसमें 5 साल नहीं होंगे, राइट। तो इसीलिए इसमें भी ये भी रूल है कि एक्चुअल जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती है ये डिडक्शन, इसके अंदर बहुत ही ईजी से है। आप अपनी डेली रूटीन के अंदर भी ऐसा बहुत बार देखते होंगे कि जो आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होती है, इसकी भी हमें डिडक्शन मिलती है, इसकी भी हमें छूट मिलती है। कैसे, जो हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। मान लीजिए हमने 10-25 लाख का क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है। इंश्योरेंस वैसे सभी का है ना, अपने घर में परिवार में पापा मम्मी ने करवा रखा है ना, भाई का करवा रखा होगा, है ना। तो ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जो लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है, ये तो हो गया हमारा सम एश्योर्ड अमाउंट जो हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो हर साल का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। जो वो प्रीमियम की अमाउंट का हमें डिडक्शन मिलता है। मान लीजिए आप प्रीमियम की अमाउंट भर रहे हैं हर साल 10,000 रुपये, ठीक है, हर साल 10,000 रुपये भर रहे हैं, तो इसकी डिडक्शन मिलेगी, पर तब मिलेगी जो आपने वो एक्चुअल में पे ऑफ कर रखी होगी। ठीक है, ये चाहे जो प्रीमियम की अमाउंट चाहे उसकी इंडिविजुअल की हो या एचयूएफ की हो, क्योंकि इसमें 80C में कौन कौन आएगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल के अंदर चाहे वो खुद हो, चाहे उसकी पत्नी हो या चाहे उसके बच्चे हो, सभी की प्रीमियम उसके अंदर डिडक्शन के लिए अलाउड है। ठीक है, एचयूएफ की बात की जाए तो फैमिली का कोई भी मेंबर अगर प्रीमियम फिलअप करता है तो उसकी प्रीमियम के ऊपर भी डिडक्शन अलाउड है। पहला पॉइंट क्लियर। प्रीमियम जो होता है इंश्योरेंस का, अपनी ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद भी, बोलते हैं ना, ये स्लोगन है ना, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, तो इसकी भी हमें डिडक्शन मिलती है। प्रीमियम की मिलती है। और इसके अंदर जो स्टेटस होगा, जो इंडिविजुअल था और एचयूएफ था, उसका स्टेटस वो रेजिडेंट भी हो सकता है, वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, रेजिडेंट भी हो सकता है, वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ जिसे हम बोलते हैं, जो हमने 5th चैप्टर के अंदर किया था कि पीपीएफ कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। प्रोविडेंट फंड में आता है ये पीपीएफ फंड, 4थे नंबर का है। ये एक ऐसा फंड होता है जिसके अंदर क्या है, लोग क्या है कंट्रीब्यूशन करते हैं और 5 साल के बाद वो क्या है कंट्रीब्यूशन आपको वापस मिल जाते हैं। ये क्यों किया गया है पता है, सरकार इसे प्रमोट करना चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, और सेविंग करके क्या है अपनी इकोनॉमिक के अंदर कहीं ना कहीं वो पैसा काम आने वाला है, राइट। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, कैपिटलाइजेशन के अंदर पढ़ा है ना कि कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा है कि जैसे कि हमारी कैपिटल कैसे बनती है। तो यही कारण होता है, पीपीएफ जो है गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है कि पीपीएफ कंट्रीब्यूट करता है आर एलिजिबल फॉर द टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C के अंदर पीपीएफ को अलाउड है कि हाँ आपको डिडक्शन मिल जाएगी। पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन इन अ डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस और अ बैंक ब्रांच। ये जो पीपीएफ जो है ये क्या कौन कैसे ओपन किया जाता है, बैंक ब्रांच के थ्रू ओपन किया जाता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ओपन किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो बैंक मैंने आपको बताया बैंक के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जो पीपीएफ फंड जो क्या है, ये जो
पब्लिक प्रोविडेंट जो अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हैं। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत सबसे ज़्यादा है, जो बैंकों के अंदर होती है 2.3 2.4 के करीब होती है। अपने मनी के ऊपर जो लगता है ना, सेविंग मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो 2 के ऊपर होता है। बट पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर 7.1% क्या होती है, अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ के अंदर। ठीक है, इसके जो की पॉइंट है, जो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम जो क्या है, पर मंथ 500 रुपये आपको डिपॉजिट करवाने होंगे। मिनिमम क्या है 500 रुपये और मैक्सिमम क्या है 1.5 लाख क्या है, आप इसके अंदर डिपॉजिट करवा सकते हो। और इसका जो लॉक इन पीरियड है 15 साल तक का है। समझ में आया? मीन्स कि आपका जो पैसा है सेव करके इंटरेस्ट के साथ आपको 15 सालों तक वो आपको एक स्टोरेज के साथ रहेगा और वो आपको बाद में मिल जाएगा। ऐसे में इसकी भी आपको क्या है, डिडक्शन मिलती है पीपीएफ फंड अकाउंट के अंडर सेक्शन 80C के अंदर मिलती है। ठीक है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी पता होगा। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम क्या होता है, ये जो स्कीम है इसको भी अंडर सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन लेने की पूरी तरह से छूट दी गई है कि हाँ आपको भी इसमें 80C के अंदर आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसका भी की पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो मैक्सिमम जो डिडक्शन लिमिट है आपको, ये था मैक्सिमम डिपॉजिट है, ध्यान से पढ़ना बच्चे। मैक्सिमम डिपॉजिट मीन्स कि साल में आप कितने डिपॉजिट करवा सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट वो है 1.5 लाख रुपए। और यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम जो डिडक्शन है, डिडक्शन लिमिट क्या है 1.5 लाख। अब आपको ये लिंक पता लग गया होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 लाइन बताई थी वो सभी के लिए एप्लीकेबल है कि इसके अंदर मैक्सिमम जो डिडक्शन है, डिडक्शन जो है 1.5 लाख तक ही मिल पाएगी। और इसका लॉक इन पीरियड 3 ईयर तक का है। तो ये क्या है, लोगों को प्रमोट कर रही है सरकार कि हाँ तुम इन्वेस्ट करो, हम तुम्हें डिडक्शन देंगे, तुम्हारा खर्चा भी तुम्हारी सेविंग भी हो जाएगी, तुम्हारा खर्चा भी बच जाएगा। तो इस तरह से लोग, जो सरकार है वो प्रमोट कर रही है इंसानों को, हमारे जो पब्लिक है उन सभी को प्रमोट कर रही है कि हाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को सेव करें। ठीक है, 5 ईयर बैंक डिपॉजिट का पता लग गया है, एफडी जिसे हम बोलते हैं, इसे भी क्या है 80C के अंदर डिडक्शन लेने की परमिशन है। जैसे कि इनका लॉक इन पीरियड क्या कहते हैं कि एफडी टैक्स सेवर एफडी इज दैट 5 ईयर, 5 साल की होती है। और कहते हैं कि प्री मैच्योर पे अगर किसी ने निकलवा लिया, कई बार क्या करते हैं लोग कि पहले ही निकलवा लेते हैं, 5 साल हुए नहीं, तीसरे साल या दूसरे साल ही निकलवा लेते हैं। तो तीसरे साल दूसरे साल निकलवाने का बेनिफिट नहीं है, तो जो डिडक्शन मिलनी थी वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं अगर आप इस तरह की कोई स्कीम लेते हैं तो उसे पूरा करो और जिसका जो बेनिफिट है वो पूरा लो। राइट, तो एफडी अगर प्री मैच्योर से पहले विड्रॉल कर लिए तो इज़ नॉट अलाउड अंडर दिस इन्वेस्टमेंट, वो इस इन्वेस्टमेंट के अंदर वो मानी नहीं जाएगी कि आपने 5 ईयर प्लान ले रखा था या नहीं ले रखा। तो आपको पहली 4 याद हो गई है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, पीपीएफ अकाउंट हो गया, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम हो गई है, और 5 ईयर एफडी जिसे हम बोलते हैं तो वो भी हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट हाउएवर द आर टैक्सेबल, ये कहते हैं कि जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा, बट जो आपकी जो अमाउंट है, जो आप एफडी के अंदर कहते हैं ना कि हर साल इतने पैसा हमारा, कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने 5 लाख की एफडी करवाई, तो इस 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट इसके जो ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, उसके ऊपर ज़रूर टैक्स लगेगा। ये बात ध्यान आई। अगर आपने इस इंटरेस्ट को दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए 5 लाख के ऊपर 10,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, अगर आपने इस 10,000 को कहीं और इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इसको इन्वेस्ट नहीं किया तो टैक्स देना पड़ेगा, अगर इन्वेस्ट कर दिया तो टैक्स से बच जाओगे, फिर वो कहीं पब्लिक गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर ही आपने किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है होम लोन लिया हो, ये बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस वाले पॉइंट से हमारा 6 पॉइंट्स रिलेट है, तो इसे ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं कि जो अगर किसी ने अपने घर बनवाने के लिए लोन लिया हो, ध्यान से सुनो, अगर किसी ने घर बनवाने के लिए लोन लिया हो तो लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप उन 3 कंडीशन से फुलफिल करोगे। अब ये कहेंगे मैडम तो हर जगह 3 कर रहे हैं, 3 कंडीशन। जब सारा चैप्टर हो जाएगा ना तो छोटा सा रिव्यू दूंगी 5 से 7 मिनट का, पूरा चैप्टर का कंक्लूजन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, डिडक्शन ले सकते हो व्हेन 3 कंडीशन इज फुलफिल, जब 3 कंडीशन पूरी की होगी। पोसेशन मीन्स कि घर के ऊपर जो आपका अधिकार है वो होना चाहिए, पोसेशन ऑफ द हाउस के ऊपर पोसेशन होना चाहिए। कंस्ट्रक्टेड हाउस मीन्स कि हाउस बना होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी कंप्लीटेड, जिस
जिस पर्पज़ के लिए, मान लीजिए आपने घर बनाने के लिए वो लिया था लोन, तो वो घर बन जाना चाहिए। एक्चुअल प्रिंसिपल पेड, एक्चुअल अमाउंट पेड ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, मीन्स की जो आपकी जो आपने मान लीजिए कि 50 लाख रुपए का क्या लिया है, लोन लिया है घर बनाने के लिए। जिस घर को बनाने के लिए आप ले रहे हो उसके ऊपर आपका अधिकार होना चाहिए, वो पूरा बना होना चाहिए, और जो बन गया है घर उसका जो एक्चुअल में जो आपने जहाँ से मान लीजिए बैंक से लोन लिया है वो अमाउंट आपने एक्चुअल में पे कर देनी चाहिए। बाद में आप उसे क्या है डिडक्शन के तौर पे आप वापस ले सकते हो। ठीक है, मीन्स कि एक्चुअल पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, होम लोन लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन नहीं है। कारण क्या है, मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर पढ़ाया था, जो हाउस लोन लेता है, होम लोन लेता है, उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन हमारे 24B में मिलती है, जो हमने 5 इंस्टॉलमेंट में सीखा था। कैसे हम 5 इंस्टॉलमेंट में से करते हैं, बहुत अच्छा रिव्यू है उस वीडियो का भी। बहुत आपके कारण क्या है मेरी वीडियोस चली हुई हैं, तो ऐसी वीडियो देखते रहना। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और जल्दी से शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर क्या है मोस्ट ऑफ, मैं आपको बता दूं कि सिलेबस मिलेगा, बट हाँ नोट्स के साथ मिलेगा। एक फीचर ये है, नोट्स के साथ मिलेगा आपको यहाँ पे सिलेबस। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, कैसे हम 24B के अंदर होम लोन के जब होम लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसकी डिडक्शन कैसे लेते हैं, मीन्स की उसकी छूट कैसे मिलती है। बट जो प्रिंसिपल अमाउंट की जो डिडक्शन आपको 80C के अंदर मिलेगी वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे 30 पॉइंट का आते हैं कि स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज। अभी तक हमारा 80C चला हुआ है, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी के ऊपर भी हमारे पता है, जब हम घर लेते हैं, जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, स्टैंप ड्यूटीज़ होती है, इनके ऊपर भी खर्चा होता है। मान लीजिए 25 लाख का घर लिया है तो 2-3 लाख इनके ऊपर लगेंगे रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी के ऊपर, तो उसकी 2-3 लाख की भी डिडक्शन मिलती है आपको। वही सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी जो हमने यहाँ पे तीन कंडीशन पढ़ी है ना, वही सेम यहाँ पे अलाउ होगी जहाँ पे हमें स्टैंप ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ना है। कहते हैं कि फॉर गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C वी शुड कंप्लीट द 3 कंडीशन सी इन द पॉइंट नंबर 5। जो पॉइंट नंबर 5 में हमने पढ़ी है वो डिडक्शन हमें वो 3 कंडीशन फुलफिल की होगी, तभी आपको क्या है स्टैंप ड्यूटीज़ के ऊपर जो खर्चा आता है, रजिस्ट्रेशन कॉपी के ऊपर जो खर्चा आता है उनकी डिडक्शन आपको मिल सकती है। 7th पॉइंट कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। सभी वाकिफ़ होंगे, कई बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और कहीं आगे किसी को बोलते हुए सुना तो आपको ये होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें सुनी हुई है। तो ये कहते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, इसके अंदर भी क्या है गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि आप यहाँ पर क्या करो, इन्वेस्ट करो अपने पैसे को, देन आपको इन जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना पैसे को क्या करना पड़ेगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने टू एनकरेज द टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर होते हैं ना, जो टैक्स देते हैं, उनको एनकरेज किया जाता है किस चीज़ के लिए, टू पार्क देयर मनी इन देयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अपनी मनी को कहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर दो। क्यों, डिडक्शन लेने के लिए। डिडक्शन कितनी मिलेगी याद है, 80C में कितनी डिडक्शन थी, 1,50,000 तक की मैक्सिमम डिडक्शन थी। इंटरेस्ट अर्न ऑन द NSC के ऊपर क्या करते हो आप, इंटरेस्ट अर्न कर लेते हो, उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर हमेशा टैक्स लगेगा। बट अगर आपने उसे दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया तो उसके ऊपर नहीं लगेगा, टैक्स ऐसे ही बचता है। दोबारा से री इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स बच जाएगा, नहीं करा तो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, बिल्कुल इजी सी है, बट समझने और समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना सभी को पता होगा या नहीं पता, इसका भी नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, इसको हम बता देते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है, ये लड़कियों के लिए होती है। जिन लड़कियों की उम्र 10 साल से कम होती है या फिर 10 साल तक होती है, वो पेरेंट्स क्या अपने बच्चों का क्या कर सकते, जो लड़कियां होती है उनके लिए ये अकाउंट प्रिपेयर करवा देते हैं। तो इसके अंदर भी आपको इंटरेस्ट इतना मिलता है जैसे कि हमारा PPF फंड में मिलता है। अब आपको याद होगा PPF फंड में कितना इंटरेस्ट मिलता था, 7.1% मिलता था, और मैक्सिमम डिडक्शन कितनी थी, 1.5 लाख तक की थी। इसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना में भी अगर कोई इंसान अपने बच्चों का जो लड़कियां हैं उनका करवाते हैं, मैक्सिमम 2 लड़कियों तक होता है, अगर ट्विंस है तो 3 अलाउड है, अदरवाइज 2 ही तक अलाउड है। ठीक है, तो लड़कियों को बढ़ावा, जैसे कहते हैं ना कि लड़की हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो इस
चीज़ को भी प्रमोट करने के लिए सरकार ने स्कीम लगा दी कि आप इसमें करोगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। बैंक में कितना मिलता है? 2.3% नॉर्मल सेविंग के ऊपर। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, अपनी बेटियों के लिए रखोगे, तो वो क्या है, वहाँ पर आपको मिलेगा 7.6% आपको इंटरेस्ट मिलता है। और जब वो 18 साल की हो जाती है, उसकी जो वो शादी होने के लिए मतलब तैयार हो जाती है, मतलब शादी होती है तब उनकी, तो सारी जितनी भी अमाउंट होती है ना, जितना अमाउंट लमसम अमाउंट होता है, वो उन्हें वापस उस टाइम पे दे दिया जाता है। तो जो परिवार वालों को क्या है, एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प हो गई है। ऑन द स्पॉट आपको 20-25 लाख मिल जाए तो क्या बुरा है? नहीं ना, थोड़ी थोड़ी सेविंग करते जाओ। तो वो चीज़ें इस तरह से प्रमोट की गई है। तो अगर आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको डिडक्शन मिलती है 80C की। क्लियर? ये कहते हैं कि पेरेंट्स और द लीगल गार्जियंस, मीन्स कि या तो पेरेंट्स या फिर उसके जो प्रतिनिधित्व होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो ऑफ अ गर्ल चाइल्ड हु हैज़ नॉट रीच द एज ऑफ 10 ईयर, जो 10 साल की एज तक नहीं पहुंची है, कैन ओपन दिस अकाउंट, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन फॉर द 2 गर्ल चाइल्ड, 2 लड़कियों के लिए वो ओपन हो सकते हैं। इन केस ट्विंस हो जाए, मीन्स कि एक साथ हो जाए, लड़कियां दोनों लड़के एक साथ हो जाए, तो क्या है, वो उन्हें एक ही कंसीडर किया जाएगा। इफ अ ट्विंस आर टू बी इन्वॉल्व विथ थर्ड आल्सो बी कंसीडर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आपके घर में अगर बुजुर्ग पर्सन है तो वहाँ पे ज़रूर होगा। जो स्कीम होती है वो इनके लिए होती है, बुजुर्गों के लिए। कई बार क्या करते हैं, जो पर्सन होते हैं, जो बेटे बहू होते हैं, अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं, है ना। ये लॉजिकली है बोल रही हूँ, ये मत बोलना कि हाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। वो आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि आपको ये ट्रिक्स याद रहे। तो इन चीज़ों के लिए भी गवर्नमेंट ने उन पर्सन के लिए भी स्कीम निकाली हुई है। अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो क्या होगा, आपको वो पैसा लमसम के बाद मिल जाएगा। तो इसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर है। तो ये कहते हैं कि टू पार्टिसिपेट इन अ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एन इंडिविजुअल हैज़ टू बी एट लीस्ट 60 ईयर ऑफ द एज, मीन्स कि 60 साल की उम्र के बाद क्या कर सकते हो, इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर कोई पर्सन क्या है, वॉलेंटरी रिटायर्ड है, नॉर्मल सी बात है, सरकारी इंसान होगा। अगर कोई पर्सन वॉलेंटरी रिटायर्ड है, कैन बी ओपन दिस स्कीम आफ्टर द एज ऑफ द 55। 55 साल की उम्र में सरकारी मीन्स की जो वॉलेंटरी रिटायर है और सिंपल इंडिविजुअल है, तो 60 साल के बाद क्या कर सकता है, इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल इस 80C का ये कहते हैं कि डिडक्शन टूवर्ड्स द ट्यूशन फीस। जो पर्सन अपने बच्चों के लिए ट्यूशन्स देते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के, जैसे हम कहते हैं ना MBA की फ़ीस बहुत महंगी होती है, पता है, IIMs की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। DU यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना, दिस अ वेरी टिपिकल, राइट। सो इस तरह से क्या है, उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी की स्टैंडर्ड होता है, उन्हें ग्रेड मिली होती है, वैसे वैसे उनकी फ़ीस भी हाई होती है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस देता है कहाँ पर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, उन्हें भी डिडक्शन लेने की परमिशन है। बट कंडीशन ये है कि वो इंडिविजुअल और HUF होना चाहिए। स्टेटस क्या होना चाहिए, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी अदर कंपोनेंट के लिए फ़ीस दी है, लाइक दैट डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस होती है, उनके लिए कोई डिडक्शन नहीं है, बस ओनली फीस के लिए डिडक्शन है। क्लियर हुआ? यहाँ तक हमारा क्या था, हमारे 80C का डिडक्शन, 80C की डिडक्शन थी। अब आपको मैं थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू करवा देती हूँ। जल्दी से रिव्यू मीन्स कि आपने क्या क्या अभी तक 80C के अंदर पढ़ लिया है। आपने सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ा था, प्रीमियम की अमाउंट पढ़ी थी, प्रीमियम हो गया। फिर इसके बाद हमने PPF फंड पढ़ा था, अकाउंट पढ़ा था, ठीक है, हो गया। इक्विटी पढ़ा था, इक्विटी स्कीम के अंदर पढ़ा था, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से रिमेंबर कीजिए। होम लोन पढ़ा था, होम लोन के साथ उसका होम घर ले लिया, घर लेने के बाद जो स्टैंप ड्यूटीज़ होती है, स्टैंप ड्यूटीज़ पढ़ ली, उसके ऊपर भी डिडक्शन मिलती है। अप टू द 80C के अंदर आपको मैक्सिमम 1,50,000 तक की डिडक्शन ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया था, नेशनल सेविंग स्कीम NSC के अंदर आपने पढ़ लिया। NSC के बाद क्या किया था, सुकन्या समृद्धि योजना पढ़ लिया आपने। उसके बाद क्या किया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में पढ़ लिया आपने, SC SC। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, ट्यूशन फीस पढ़ लिया। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में जाओ। इंश्योरेंस से शुरू हुए थे, स्कूल तक खत्म हो गया। याद हुए नहीं हुए तो इसलिए साथ साथ याद करते रहो।
अब क्या है, 80D थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी नहीं, बहुत ईजी है। अब देखो 80D के अंदर आप सभी क्या करते हो, अपना इलाज करवाते हो, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो वो 80D के अंदर आते हैं। ठीक है, 80D के अंदर क्या आता है, अपने जो हम इलाज करवाते हैं वो चीज़ आती है। अब इस लाइन को जल्दी से पढ़ो, मैं फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस इज कवर। अब वहाँ पे क्या था, लाइफ इंश्योरेंस था, यहाँ पे क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस। इसको याद करने का ट्रिक बताऊँ, डी है ना, डी से क्या होता है, डी से तो डॉग भी होते हैं, है ना, कह दो मुझे, कह दो डी से डॉग भी होता है। एक सेकेंड, मेरी पेन कहाँ गया भाई, डी से डेथ बोलते हैं ना, डेथ हो गई, ऐसे हम एक्सपायर भी बोलते हैं, बट हम क्या बोलेंगे, डेथ, जिससे आपको यह पता लगे कि डेथ, जब हम बीमार होते हैं, डेथ की कगार पे आ जाते हैं, जब बहुत सारे बीमार होते हैं, हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे हमारा हेल्थ चेकअप होता है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। तो सेक्शन 80D के अंदर, डबल डी के अंदर, सिंगल डी के अंदर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बट हाँ, फ़र्क बस इतना रहेगा कि थोड़ा सा स्कीम चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे, अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में रिगार्डिंग बात करनी है तो आपको 80D के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिडक्शन रिसीव होगी, थोड़ा सा पहले समझते हैं फिर इसको एग्जांपल के साथ करेंगे। ठीक है, डिडक्शन रिसीव होगी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द हेल्थ। इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, जो हम हेल्थ के ऊपर जो प्रीमियम पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, उसके ऊपर जो प्रीमियम पे करते हैं उसकी डिडक्शन मिलेगी, चाहे वो खुद का हो, स्पाउस का हो, या फिर किसी भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन का हो। ठीक है, या फिर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अगर आपने हेल्थ स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है, वहाँ पे भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तीसरी बात, अदर स्कीम विच इज़ नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हेल्थ स्कीम, यही बात है, या फिर कोई ऐसी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही है तो उसके अंदर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर, इसके अंदर भी आपको यही बात ध्यान रखनी है, जो डिडक्शन है ओनली किसके लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ। अब 80C किसके लिए थी, एचयूएफ और इंडिविजुअल के लिए, और ये भी जो 80D है वो भी क्या है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। ठीक है, स्टेटस रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, ये कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ चेकअप एंड एक्सपेंडिचर ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट। आपको इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक के साथ समझते हैं इसको। देखिए, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले, वैसे भी आप नॉर्मली क्या करते हो, कई बार चेकअप करवाने के लिए जाते हो कि हाँ, हम जैसे कहते हैं ना, जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, या फिर किसी और जो गंभीर बीमारी के जो पेशेंट्स होते हैं, या फिर नॉर्मल भी होते हैं, शुगर वाले भी होते हैं, वो महीने 2 महीने 3 महीने, जैसे थायराइड वाले होते हैं तो 2 महीने 3 महीने के बाद क्या करते हैं, चेकअप करवाने जाते हैं ना, कि हमारी अब रिपोर्ट कैसी है, अब रिपोर्ट कैसी है। तो चेकअप के लिए आपके लिए अलग स्कीम है, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है, 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो मेडिकल जो इंश्योरेंस है, जो मेडिकल जो हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप, जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, या फिर बाकी जो बचा हेल्थ चेकअप को छोड़कर जो बाकी है, उसके ऊपर भी आपको डिडक्शन मिलती है ना। बट टोटल डिडक्शन आपकी 25,000 होगी। ध्यान रखना इस बात को, टोटल डिडक्शन आपकी 25,000 होगी। समझो इस बात को, या तो हेल्थ चेकअप, और ये चेकअप है, ये हेल्थ है। ठीक है, या तो हेल्थ चेकअप क्या है, 5,000 रुपये का होगा, ये क्या होगा, 20,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल सकती है। या फिर चेकअप या फिर हेल्थ चेकअप हमारे 4,000 का भी हो सकता है, तो डिडक्शन हमें हेल्थ की कितनी मिल सकती है, 21,000 मिल सकती है। ये 3 का भी हो सकता है, ये 22 हो जाएगा। टोटल मिला के कहने का मेरा मतलब क्या है कि टोटल हमारा 25,000 की ही डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80D की। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी बताइए। टोटल आपको डिडक्शन मिलेगी 25,000 की, बट
हेल्थ चेकअप के अंदर आपको 5,000 मिलेगी। जो बाकी बचा अमाउंट होगा वो आपको हम आपके मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउड होती है वो 25,000 की होती है। जो और हमारे जो बाकी जो स्टेटमेंट बच गई है मीन्स की हमारी इंश्योरेंस हेल्थ प्रीमियम की या फिर हमारी एक्सपेंडिचर मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, वो आपका हेल्थ चेकअप को छोड़ के मिलेगी। मीन्स की टोटल 25,000, बाकी इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हेल्थ चेकअप के ऊपर आपने कितना पैसा खर्च किया है। बाय द डिफ़ॉल्ट मान लीजिए आपने 7,000 रुपये इसके ऊपर लगा दिए हेल्थ चेकअप के ऊपर, तो आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कितनी डिडक्शन मिलेगी। गुड, 5,000 मिलेगी ना, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। तो यही बातें कह रहे हैं कि मैक्सिमम 5,000 और मिनिमम कितनी भी, मतलब वो तो अलग बात है, बट मैक्सिमम 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी। इसमें से आपको 5,000 की डिडक्शन मिलेगी। ये जो बाकी के ऊपर 2,000 रुपये बचे हैं वो आपको अपने खुद जेब से देने पड़ेंगे, ठीक है, इनके ऊपर टैक्स लग जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर आपको मैं समझाती हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं पहले तो। सो एग्जाम्पल क्या है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रीमियम है आपका 17,000 रुपये, ठीक है, आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर 17,000 रुपये दिए। और जो आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, हेल्थ चेकअप जो क्या है 6,000 रुपये का हुआ, तो आपको डिडक्शन निकालनी है कि टोटल डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ या मैं करके बता देती हूँ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की कितनी लिमिट थी? 5,000 रुपये, ठीक है। बाकी जो 17,000 रुपये वो ऊपर आ जाएगा। अब ये देखो, इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, 22,000 रुपये। तो इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर ये हो गया पहला केस, अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो अमाउंट है वो 22,000 रुपये होती और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमारा एज इट इज़ 6,000 रुपये होता है, तो कितने की डिडक्शन मिलती भाई? पहले प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को देखेंगे कि इसके अंदर 5,000 भी मिल सकती है, ठीक है। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है 22,000 रुपये का है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम 22,000 रुपये का है, तो मैक्सिमम लिमिट तो आपको 25 ही मिलेगी ना, 25 से ज़्यादा नहीं होगी। ये तो पहले ही 25 से कम थे तो हमने सारा ले लिया। अभी 25 से ऊपर जाएगी क्योंकि 22,000 है, 25 करेंगे ये हो जाएगा 27,000 रुपये। तो हमें मैक्सिमम हमारी 25,000 रुपये मिलने वाली है। तो 25,000 27,000 कौन सी होगी, किसकी डिडक्शन मिलेगी मुझे ये बताओ? 25,000 की मिलेगी ना, तो 25,000 रुपये की आपको रिडक्शन मिलेगी। जो इसके ऊपर एक्सेस अमाउंट है 2,000 रुपये और इसका जो एक्सेस अमाउंट है 1,000 रुपये, ये आपको खुद कैलकुलेट करना गया, इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी जस्ट ओनली, ठीक है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं उम्र के हिसाब से। ये मैंने आपको सिंपल केस बताया, उम्र का भी इसके अंदर थोड़ा सा बातें हैं। उम्र की बात क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी ये क्या थी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर आपको डिडक्शन मिल रही है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल प्रीमियम की इसके ऊपर, तो वो क्या करोगे आप इसके अंदर? तो इसके अंदर क्या है कि आपको जो प्रीमियम की जो अमाउंट है वो आपको पेमेंट की होनी चाहिए कैश के अंदर। कैश के अंदर आपने इसके क्या करनी है, पेमेंट करनी है, ठीक है। इंश्योरेंस अंडर IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है ये 2000 की। ये हमारे इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाले, इंश्योरेंस के ऊपर जो पॉलिसी बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो हमारी बॉडी है, उसे बोला गया है। हमें उसके अंदर इंश्योरेंस करवाना होगा, इंश्योरेंस हमारा इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, और कैश में पेमेंट होनी चाहिए इसके अंदर। तो यही बातें हैं। और मैक्सिमम अमाउंट आपको इसके अंदर डिडक्शन कितनी मिल सकती है, 25,000 रुपये की मिल सकती है। नेक्स्ट है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, डिडक्शन हमें लेनी है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर। तो इसके अंदर भी आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने पेमेंट कैसे कर रखी हो, कैश में कर रखी हो। और अप्लाई किस किस के ऊपर है, मीन्स की मान लीजिए मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैंने डिडक्शन लेनी है, तो जो मान लीजिए मैंने हेल्थ चेकअप मेरे पेरेंट्स का करवा रखा है, मैंने खुद का करवा रखा है, मेरे बच्चों का करवा रखा है, मेरी वाइफ का करवा रखा है, तो क्या है कि इन सभी के रिगार्डिंग अगर मैं हेल्थ चेकअप कराती हूँ मुझे डिडक्शन अलाउड है। अदर किसी का भी करवाया नो डिडक्शन, ठीक है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कितनी मैक्सिमम लिमिट है, 5,000 रुपये की। नेक्स्ट बात है कि एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये कहते हैं कि फॉर अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D नीड 2 कंडीशन फुलफिल, एक्सपेंडिचर ऑन सीनियर सिटीजन होना चाहिए और इंश्योरेंस की प्रीमियम पे नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा अटपटा लगा ना कि प्रीमियम की अमाउंट क्यों नहीं पे होनी चाहिए, रीज़न बताएंगे आगे कैसे क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए
ये बात समझ में आ गई। एक्सपेंडिचर ऑन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, सीनियर सिटीजन के ऊपर एक्सपेंडिचर होना चाहिए और इंश्योरेंस की अमाउंट पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि ये जो बातें हैं ना डिडक्शंस की, जो एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट है, ये सीनियर सिटीजन के बारे में बात की जा रही है। ये आपकी क्या होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन के ऊपर होनी चाहिए। तो सीनियर सिटीजन कौन होगा, उनके पेरेंट्स ही होंगे। नॉर्मल सी बात है, हम क्या हैं 60 साल तक की उम्र के पाएंगे, जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमारे से बड़े मिलेंगे, तो 60 साल से ऊपर मिलेंगे। तो सीनियर सिटीजन के ऊपर हमारे पास जो मैक्सिमम अमाउंट जो डिडक्शन की अलाउड है वो 50,000 रुपये है, और हमारे ऊपर कितनी है 25,000 रुपये। ध्यान आ गया समझ में। दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो क्या है कि अगर आपको एक सिंपल इंडिविजुअल की बात की जा रही है तो अगर 25,000 रुपये, इसके अंदर आपके हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड है। अगर सीनियर सिटीजन है उसकी 50,000 रुपये। एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर आपको और अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे हमने पीछे लिया था, हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रीमियम है आपका 17,000 रुपये है, ठीक है, और जो हेल्थ चेकअप है आपका वो क्या है 5,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, वैसे इसका 6,000 था, आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D की क्या डिडक्शन मिलेगी। ये तो आपको सबसे पहले चेकअप देखना है, 5,000 मिलेगा, ठीक है। ये आपको पूरा 17,000 मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया 22,000 रुपये, ठीक है। अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है, मान लीजिए मैंने 30,000 रुपये किया है, 40,000 रुपये किया है, 30,000 ले लेते हैं, ठीक है, 30,000 रुपये लिया है, तो इस केस में दोनों को कर लेंगे, ऐड करेंगे पहले कि आपको कितनी डिडक्शन चाहिए। मान लीजिए मैंने सीनियर सिटीजन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ये आप उसका ट्रीटमेंट बन गया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बन गया, और ये क्या है आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट बन गया है। दोनों को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद कितना बनेगा 30 है 20 50 और 2 52,000 बनेंगे, ठीक है। इसको सीनियर सिटीजन के केस के अंदर इसको हमें किससे कंपेयर करना है, 50,000 से कंपेयर करना है। विच एवर इज अ लेस, उसी की क्या मिलेगी डिडक्शन मिलेगी, लेस ये है डिडक्शन इसकी मिलेगी, ठीक है। आगे समझ में। अगर फैमिली का जो पर्सन है 60 बिलो है, 60 ईयर से बिलो है, मीन्स कि वो नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस केस में हम कंपैरिजन करेंगे 25,000 से 22,000 की, ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। तो विच एवर इज अ लेस दिस वन, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको समझ में आया इतना जो मैंने अभी तक समझाया है। इंश्योरेंस प्रीमियम की बातें, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। कैश में पेमेंट होगी, कैश में पेमेंट होगी, और ये भी क्या है इसके अंदर पेमेंट नहीं होगी, बस आपको क्या है सीनियर सिटीजन के ऊपर एक्सपेंडिचर करना है, और वो सीनियर सिटीजन के अंदर आपको 50,000 पे डिडक्शन है। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में बात की है ना हमने, इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में बात की है। इंडिविजुअल के केस में आपको तीनों चीज़ें अलाउड है, चेकअप भी अलाउड है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी अलाउड है, और आपको क्या है एक्सपेंडिचर भी अलाउड है ना, जो आपके एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट्स होते हैं। बट इन केस एचयूएफ के अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड नहीं है। इसके अंदर 2 ही केस हैं, इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और क्या है एक्सपेंडिचर। ये आपको यहाँ पे पेरेंट्स का जो होता है वो आपको अलाउड है। यहाँ पे लिखा हुआ इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 80D के अंदर ये तीनों के लिए अलाउड है। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात सॉरी क्या है ये एचयूएफ की अगर बात की जाए तो उसके अंदर 2 ही बातें अलाउड की जाएगी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड नहीं है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा था, शॉर्ट्स था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। फिर भी अगर आपको समझना है तो मुझे फिर भी बता देना, ठीक है, कि कहाँ पर आपको दिक्कत हुई है। अब यहाँ पर एक और बात आती है, जो हमारे साथ जो अंडर सेक्शन 80D का जो डिडक्शन है, अंडर सेक्शन 80D का जो डिडक्शन है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 80DD, 80DDB। इसको याद करेंगे कैसे, डी का मतलब तो हो गया डेथ, 80DD एंड 80DDB। तो इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि इसकी ट्रिक्स है, जैसे दमदार बीमारियाँ, दमदार बीमारियाँ, और इसको हम बोल देंगे जैसे कि डिसेबल पर्सन बोलते हैं ना। अब ये कहोगे पर्सन का है तो इसको हम बोलते हैं डिफेंडम, याद रहेगा।
डी डिफेंडम, डी दमदार बीमारियां, डी से डेथ। इसके अंदर सारे हमारे जो लाइफ से रिलेटेड है कि जैसे हमारी जीवन जाता रहेगा, उसके अंदर जो हमारे जो खर्चे होते हैं, हमारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो इसके अंदर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इसके अंदर भी यही है कि इंडिविजुअल होगा, HUF होगा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों अप्लाई है। ठीक है, और जो डिपेंडेंट फैमिलीज होती है उसके अंदर जो मेंबर जो इंक्लूड किए जाते हैं ना वो कौन कौन से होंगे, स्पाउस होगा, चाइल्ड होगा, पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, मीन्स कि जो आपके जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, वो सारे क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए। सबसे पहली बात, डिसेबिलिटी की भी क्या है, कैटेगरी होती है कि डिसेबिलिटी है कितनी। जैसे हम सर्टिफिकेट बनवा के लेके आते हैं ना, डिसेबल है, किस कैटेगरी के अंदर डिसेबल आता है। डिसेबिलिटी की भी हमारे पास क्या है, 3 कैटेगरी है। एक तो नॉर्मल डिसेबल होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है 40% से लेके 80% तक का होता है, एक अबव 80 होते हैं, है ना। तो कहते हैं कि इफ़ डी डिसेबल है, मीन्स की डिपेंडम है, डिसेबल है, वो क्या है लेस देन 40%, तो किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी उसे। अगर कोई पर्सन डिसेबल तो है बट 40 से लेके 80% तक डिसेबल है, ध्यान रखना, इनकी भी जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं ना तो वो रिपोर्ट अपने आप बता देती है कि आप किस तरह के डिसेबल हो। तो 40% से लेके अगर आप 80% तक की डिसेबल हैं तो उन्हें क्या डिडक्शन मिलेगी, 80% से अबव की जो डिसेबल है उन्हें क्या डिडक्शन मिलेगी, और क्या है हमारी जो बिलो 40 डिसेबल है परसेंटेज उसे क्या डिडक्शन मिलेगी। तो पहली बात तो जो बिलो है तो नॉर्मल सी बातों से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर कोई पर्सन 40% से लेके 80% के बीच तक का डिसेबल है तो उसे मिलेगी 75,000 रुपये। अगर आप उसने अपने मान लीजिए अपनी सेहत के ऊपर खर्चा किया है और वो सेहत के ऊपर जो खर्चा है 80,000 रुपये का हो गया तो आपको डिडक्शन ओनली 50 to 75,000 की मिलेगी। उसके ऊपर आपको बाकी बचे के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन 80% से ऊपर क्या है डिसेबल है तो उसे क्या है डिडक्शन मिलेगी अप टू 1,25,000 रुपये। याद रहेगा, सिंपल डिसेबल है तो कोई डिडक्शन नहीं, 40 से लेके 80% तक डिसेबल है तो क्या मिलेगा 75,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। अगर पर्सन 80% से ज़्यादा है तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1,25,000 रुपये की। फिर आएगा एक बात बहुत सिमिलर सी है, अब आपको मैं बताती हूँ, ये जो सेक्शन डबल डी जो है ना वो उन पर्सन के लिए है जो इनके घर वाले, जो मान लीजिए कि मैं हूँ, कोई भी मान लीजिए ये पर्सन है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसकी सैलरी बनती है, इनके फैमिली के अंदर कोई भी पर्सन जो मैंने अभी बताया जो डिसेबल के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा, स्पाउस होगा, चाइल्ड होंगे, पेरेंट्स होंगे और क्या होंगे सिबलिंग्स होंगे, उनमें से कोई भी डिसेबल हुआ तो उनके ऊपर होने वाला जो खर्चा होता है उनकी डिडक्शन के बारे में बात की जा रही है। ध्यान से सुनना, जो उनके जो मान लीजिए स्पाउस है, स्पाउस डिसेबल है 80% से अब तो उसे 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी। ये तो हो गया उनके रिलेटिव्स की, डिपेंडेंट पर्सन की। और जो बात करेंगे 80U के बारे में, ये था 80D दोनों साथ में करवाऊंगी क्योंकि दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 80U क्या है, जो पर्सन खुद है ना जो टैक्स पे कर रहा है उसकी डिसेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। ये आ जाएगा सेल्फ, ये आ जाएगा इनके रिलेटिव्स, डिपेंडेंट पर्सन 80D के अंदर। तो दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए क्या है कि इसके अंदर स्टेटस सेम रहेगा, रेजिडेंट डिडक्शन किसे मिलेगी, इंडिविजुअल HUF को, HUF में फैमिली हो जाएगी। ये केवल उसी पर्सन के लिए जो टैक्स पे कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, तो इंडिविजुअल ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट और द मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड द रिइंबर्समेंट ऑफ दिस डिपेंडेंट। ये कहते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो हमारा डिपेंडेंट पर्सन होता है, मान लीजिए कोई हैंडीकैप है, उसकी ट्रेनिंग के लिए भी खर्चा होता है, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल के लिए भी खर्चा होता है, उसके जो टीचिंग टीचर्स होते हैं उनके ऊपर भी खर्चा होता है। ऐसा कोई खर्चा जो उनके ऊपर किया गया है, उनकी मेंटेनेंस के लिए किया गया, उनकी ट्रेनिंग के लिए किया गया, वो खर्चा आपको डिडक्शन मिलेगी। और वो डिपेंडेंट पर्सन की डिडक्शन आपको 80D के अंदर मिलेगी, डिफ एंड डम के अंदर मिलेगी। बट अगर आपको 80U की डिडक्शन के बारे में बात करना है तो डिसेबल SSC हिमसेल्फ है, मीन्स को खुद ही डिसेबल है। ठीक है, वो रेजिडेंस मीन्स की ऑर्डिनरी मीन्स की रेजिडेंट है तो नॉर्मल सी बात है, 2 पार्ट्स होते हैं रेजिडेंट के, ORD एंड ONOR, है ना। तो ये कहते हैं कि रिलेटिवली डिसेबल है उसके अंदर आपको डिडक्शन 80D की मिलेगी। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट की अमाउंट कितनी भी क्यों ना हो बट डिडक्शन आपको फिक्स मिलेगी 75,000 और 1,25,000। हिंदी में भी लिखा हुआ है साफ साफ, कहते हैं कि चाहे कितनी ही अमाउंट आपने एक्सपेंड कर दी हो उनके ऊपर, मीन्स की स्पेंड कर दी है, खर्चा मान लीजिए 5 लाख कर दिया, बट आपको जो डिडक्शन है 75,000 और 1,25,000 मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी।
ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्पाउस होता है, चाइल्ड होता है, पेरेंट्स होता है, ब्रदर होता है, सिस्टर होता है ऑफ इंडिविजुअल हु इज होली और मेनली डिपेंड अपॉन द सक्सेसी एंड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U इन कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम। ठीक है, ये कहते हैं कि जो डिसेबल होगा वो फुली होना चाहिए, वो फुली उनके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी आपको क्या है डिडक्शन मिलेगी। इसकी ट्रिक्स क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस है 80D के अंदर, राइट। इसके सब पार्ट है D, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा रिव्यू करवाना पड़ता है। डिफ एंड डम डिसेबल पर्सन होता है, दमदार बीमारियाँ, याद करने की ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट था 80U और 80D का, बिल्कुल ध्यान रखना है। 80U जो आपको खुद के लिए था, जो एसएससी खुद डिसेबल होता है, और 80DD क्या होता है, उनके इंडिपेंडेंट जो पर्सन होते हैं, डिपेंडेंट जो पर्सन होते हैं उनके लिए बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात है आपकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। ठीक है, दमदार बीमारियाँ, मीन्स की जो स्पेशल बीमारियाँ होंगी, जो गंभीर बीमारियाँ होंगी, जिनके इलाज के ऊपर बहुत सारा खर्चा आता होगा, बहुत सारे पैसे लगते होंगे, है ना, उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है जी। स्टेटस क्या होगा, रेजिडेंट होगा, इंडिविजुअल HUF होगा, SSC हिमसेल्फ भी है, फैमिली मेंबर भी है। क्लियर। अब यहाँ पे अब आप ये कहोगे कि ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है SSC हिमसेल्फ और फैमिली मेंबर, बिकॉज ध्यान से सुनो, क्योंकि जब हमने इसको पढ़ा था, इसके अंदर इसके फैमिली मेंबर डिपेंडेंट थे, हिमसेल्फ 80U में था, 80DD के अंदर दोनों इंक्लूड है, वो खुद भी उसके फैमिली मेंबर भी। ठीक है। एज फॉर डिडक्शन, एज क्या है डिडक्शन के लिए, यहाँ पे एज क्राइटेरिया डिपेंडेंट करता है, मैटर करता है, सॉरी। अगर नॉर्मल एज 60 साल से कम है या फिर 60 साल तक का है, उसे बोलते हैं नॉर्मल एज, तो उसे डिडक्शन मिल सकती है 40,000 रुपये, या फिर जितनी अमाउंट उसने स्पेंड की है उतनी, उनमें से जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपने स्पेंड की है 50,000 रुपये, आपको था, जो इस पर्सन है जो SSC है, वो स्पेशल बीमारियाँ कौन कौन सी है, कैंसर है, एड्स है, न्यूरोलॉजिस्टिक है, जो बीमारियाँ हैं वो आपसे उन चीज़ों से ग्रस्त करते हैं। ठीक है, अगर आपने इनके ऊपर अपने खर्चा कर दिया 50,000 रुपये, तो आपको टोटल डिडक्शन तो वैसे भी 40,000 की मिलेगी, तो जो कम होगा वही मिलेगी। अगर मान लीजिए आपने खर्चा कर दिया 25,000 रुपये का, अरे 40,000 रुपये है, विच एवरेज लेस 25,000 रुपये, ये मिलेगी। ये थोड़ी ना कहोगे नहीं 40 दो, हमें 40 दो, नहीं, ऐसा नहीं करना, विच एवरेज लेस करना है। सीनियर या फिर सुपर सिटीज़न या फिर सीनियर सिटीज़न, उनके लिए जो डिडक्शन की अमाउंट है 1 लाख तक की है, डिडक्शन की अमाउंट 1 लाख तक की है। इन केस अगर उम्र ना दे रखी हो, डिडक्शन उसी के हिसाब से मिलते हैं तो उम्र के हिसाब से, जब तक उम्र ना दे रखी हो तो क्या करोगे, उम्र नहीं दे रखी है तो उस केस में हम क्या मानेंगे, जो सीनियर सिटीज़न भी होगा या फिर सुपर सीनियर सिटीज़न भी होगा, उसे हम क्या मानेंगे, नॉर्मल एज का ही मानेंगे, अगर एज ना दे रखी हो तो। ठीक है। इफ़ ओनली रिलीफ क्लेम रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, कहते हैं कि अगर आपने क्या इस चीज़ का इंश्योरेंस भी करवा रखा है, आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम, इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है ना, पर्सन के ऊपर जो क्लेम मिलता है वो भी ले लिया, ये डिडक्शन भी ले ली, क्या आपको दोनों मिलेंगे? नहीं, कभी भी दोनों नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना इस बात को, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसके फादर हैं 82 ईयर ओल्ड है, तो आपको बता दिया है, तो आपको कौन सी रूल अप्लाई करना है, 1 लाख वाला करना है। ठीक है, उन्हें कैंसर है, उन्होंने इंश्योरेंस भी ले रखा था, हेल्थ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे देखिए, जितना हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों ने सहायता की होगी वो माइनस करके आपको डिडक्शन मिलेगी। देखो कैसे पता लगेगा, एज पता लगी 82 ईयर ओल्ड है, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन द ट्रीटमेंट के ऊपर एक्चुअल अमाउंट कितनी की है उन्होंने, 1,50,000 रुपये। अब आप मुझे बताइए लिमिट कितनी थी, 1 लाख थी, 1 लाख थी, विच एवर इज लेस 1 लाख, हमने 1 लाख को कंसीडर कर लिया है। और साथ में जो इंश्योरेंस का जो क्लेम मिला है 35,000 रुपये का, वो आप ही को मिला है, दो डिडक्शन आप एक साथ नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए 1 लाख में से 35,000 रुपये माइनस करेंगे, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अब मैं कहूँ कि आपको ये भी दे दें, ये भी दे दें, तो जो गवर्नमेंट है उसका तो डबल नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि आपको 1 लाख रुपये यहाँ दे रही है अलग से, क्लेम दे रही है वो अलग से, नहीं, वो सारा टोटल कंडक्ट 1 लाख रुपये करके देगी। इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो टोटल डिडक्शन आपको 65,000 की मिलेगी। क्लियर हुआ, ख़त्म हो गया डिडक्शन 80D का, 80D का डिडक्शन ख़त्म हो गया। रिवीजन करवाऊँ या हो गया याद, 80D, 80DD, 80U, 80DDB,
ओ इतने सारे करवा दिए, पता भी नहीं लगा है। और 80C तो याद ही होगा अब, या दोबारा से रिवीजन करवानी है? नहीं। 80D में क्या था? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम था और हेल्थ चेकअप था, एक्सपेंडिचर था, है ना। एक्सपेंडिचर जो हेल्थ चेकअप को कट कर दूं तो किसके लिए है? HUF के लिए है। अगर इन सबको मिला दूं किसके लिए है? वो आपका इंडिविजुअल के लिए है। टोटल आपको मैक्सिमम लिमिट कितनी मिलती थी? 25,000 रुपये। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये। इसी के अंदर आपको क्या है? हेल्थ चेकअप इंक्लूड है, ठीक है। 80DD क्या होता था? कोई डिपेंडेंट पर्सन अगर डिसेबल है, डिफेंडम है, उसके लिए बात थी। 40% डिसेबल है, 40 से लेके 80 तक है, 80 से अबोव है। 40 के लिए कोई डिडक्शन नहीं है। 40 से लेके 80 तक की क्या डिडक्शन है? 40 से लेके 80 तक की क्या डिडक्शन है? आपको 75,000 रुपये आपको मिलेंगे, मैक्सिमम लिमिट है। और 80% जो डिसेबल होता है पर्सन, उसके लिए 1,25,000 रुपीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ATU। ATU कौन होता है? खुद डिपेंडेंट होना, मीन्स कि खुद डिसेबल होना, उसके लिए आपको मिलेंगे डिडक्शन। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। अगर 40 प्लस 80 उसके लिए सेम मिलेगा, बट ये खुद SSC के लिए है जो टैक्स पेयर होता है। 80DD भी क्या थी? जो स्पेशल बीमारियां होती है। स्पेशल बीमारियां मीन्स कि जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया, जिसके ऊपर कंट्रोल ना किया जा सके, आउट ऑफ कंट्रोल होती है, उनके लिए थी। और जो डिडक्शन क्या है? 40,000 थी और एक थी 1 लाख। 40,000 किसके लिए थी? जो नॉर्मल सिटीजन है। और जो 1 लाख किसके लिए थी? जो सीनियर सिटीजन होता है। क्लियर? अगर उम्र ना दे रखी हो तो 40,000 ही लेंगे, अगर दे रखी है तो 1 लाख लेंगे। आ गया कंक्लूजन समझ में? इतना आसान चैप्टर है, अब इतने डरते रहते हो इस डिडक्शन वाले चैप्टर से। अब देखो, अब तो बस छोटी छोटी रहेगी, 5-5 मिनट की, जल्दी से कर लेते हैं इनको। यहाँ देखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D का क्या कहते हैं? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, सॉरी अब दिखाई दे रहा है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। डिडक्शन फॉर इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल, इसमें HUF नहीं है। अब आपको बताती हूँ ये E क्या इंडिकेट कर रहे हैं। E से क्या होता है? एजुकेशन। एजुकेशन की स्पेलिंग क्या होती है? EDUCATION, है ना। तो अंडर सेक्शन 80E के अंदर हम एजुकेशन के रिगार्डिंग लोन लेते हैं, दैट्स इट। उसके लिए आपको डिडक्शन मिलती है। लोन मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ द परसीविंग द हायर एजुकेशन फॉर हिज और रिलेटिवली फ्रॉम, अच्छा ये 2-3 पॉइंट बन गए हैं, रिलेटिवली फ्रॉम द स्पाउस एंड द चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द चैम्बर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ये कहते हैं कि लोन तो लो, डिडक्शन लोन तो लो एजुकेशन के लिए, बट एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए? हायर एजुकेशन होनी चाहिए। हायर एजुकेशन के साथ किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए? मीन्स कि किसके लिए आपने लोन लिया होना चाहिए? या तो अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, ठीक है। और लोन कहाँ से लिया होना चाहिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी भी, जैसे कि मीडिएटर्स होते हैं ना, उनसे ले लो, फिर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मीन्स की प्रॉपर एक संस्था से लेना होगा, तब आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अंडर सेक्शन 80E एजुकेशन, डिडक्शन टेक ओनली, डिडक्शन कौन लेगा? सॉरी मीन्स की डिडक्शन किसकी मिलेगी आपको? इंटरेस्ट की नहीं, सॉरी इंटरेस्ट की मिलेगी, नॉट अ प्रिंसिपल अमाउंट की। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? प्रिंसिपल अमाउंट की मिलेगी, इंटरेस्ट की नहीं मिलेगी। बट इसके अंदर थोड़ा सा अपोजिट है। क्या कहते हैं कि जो अंडर सेक्शन 80E की जो डिडक्शन है आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको इंटरेस्ट की, क्योंकि एजुकेशन की जो लोन होता है, जैसे MBA जब हम करते हैं तो वहाँ पर 25-30 लाख रुपए का जब लोन ले तो एक एनुअली एक्सपेंडिचर हमारा कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो उसकी इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा होती है, और इंटरेस्ट अमाउंट भी आपको डिडक्शन एक साथ नहीं मिलने वाली। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? एक्चुअल में पेमेंट होनी चाहिए तब मिलेगी। तो एक्चुअली पेमेंट जब करना स्टार्ट करोगे उसके लगातार 8 सालों तक आपको डिडक्शन मिलती रहेगी। समझ में आया? एक्चुअल पेमेंट जब आप स्टार्ट करोगे तब आपको क्या है? डिडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन इज अवॉइडेबल ओनली फॉर अवेलेबल फॉर ओनली फॉर 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 8 लगातार सालों के लिए आपको मिलेगी। डिडक्शन स्टार्ट फ्रॉम द ईयर विच लोन इंस्टॉल्ड हैज़ पेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप पहली बार उसकी इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू करोगे तब आपको क्या उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब देखो, रीपेमेंट स्टार्ट ऑफ एजुकेशन,
आफ्टर कंप्लीट द स्टडी, नॉर्मल सी बात है, जब आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लोगे तभी आप उसकी जो अमाउंट है उसको पेमेंट करना शुरू करोगे, या उससे पहले ही करना शुरू कर दोगे? नहीं ना। तो एजुकेशन कंप्लीट सॉरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही क्या करोगे, आप अपनी जो रिपेमेंट है वो करना स्टार्ट करोगे। मान लीजिए आपने लोन लिया तो 2022 के अंदर, एजुकेशन कंप्लीट हुई 2024 के अंदर, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन इज डिडक्शन अप टू 2032, क्योंकि 2024 से लेके 2032 तक का सफ़र कितना रहेगा? 8 साल। 8 साल जब से आप मान लीजिए स्टार्ट करोगे, मान लीजिए आपने जनवरी के अंदर पेमेंट करनी शुरू की, तो जनवरी 2024, जनवरी 2025, जनवरी 2022, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक आपकी क्या होनी चाहिए? 32 तक आपको क्या है, डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर की पॉइंट क्या कहते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है डिडक्शन की। मीन्स की ये कहते हैं ना कि मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख है, ये ऐसे है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट कितना भी हो सबकी डिडक्शन मिलेगी आपको, बट स्टार्ट होने के बाद 8 साल तक आपको वो डिडक्शन की अमाउंट मिलेगी। मीन्स की डिडक्शन के लिए आपको एप्लीकेबल हुआ। समझ में आया? इजी था। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 80EE। अभी कहोगे डबल ई क्या है? एजुकेशन नहीं बच्चे, एजुकेशन नहीं है, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन ही है, बट लोन लिया है हाउस के लिए, लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी हाउस को एक्वायर करने के लिए, मीन्स की परचेज करने के लिए ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, किसके लिए? हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर मीन्स की परचेज करने के लिए लिया है लोन, उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट उसके ऊपर ही बनेगा। इंटरेस्ट के ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको डिडक्शन मिल जाएगी। किस किस के लिए? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अप्लाई इंडिविजुअल। अब आप ये याद रखना, 80E के बाद आपको जस्ट ओनली इंडिविजुअल देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर। जहाँ हाउस प्रॉपर्टी अभी सभी के लिए होगा वो आपको बता दूंगी। तो हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, परचेज करने के रिगार्डिंग आपने लोन लिया है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन ले सकता है, और क्या है, इंडिविजुअल पर्सन ले सकता है। डिडक्शन किसकी मिलेगी? इंटरेस्ट की मिलेगी, प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं मिलेगी। कहते हैं कि डिडक्शन अमाउंट नॉट एक्सीड, मीन्स की डिडक्शन कितने तक की मिल सकती है? आपको 50,000 रुपये की मिल सकती है, बट आपको 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपको डिडक्शन लेनी है ना इंटरेस्ट की 50,000 तक की, तो 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। 4 कंडीशन कौन कौन सी है भाई? 4 कंडीशन ये है कि बहुत इजी है, नॉर्मल सी बात है। एक सेकेंड, हाँ, अगर आप घर नया खरीदने के लिए ले रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, उनके पास पहले घर होगा नहीं, है ना। कहीं अभी आपके दिमाग में आ गया, नहीं होगा, ज़रूर उनके पास होगा। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं उनके पास घर नहीं होगा, ठीक है। कहते हैं कि लोन मस्ट बी टेकन फॉर एक्विजिशन ओनली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ओनली, ये ओनली वर्ड लिखा हुआ है ना, ये कहते हैं कि घर लेने तो है, लोन भी लिया है, पर घर किसके लिए लेना है? ओनली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, मीन्स कि रहने के लिए लेना है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन 1/4/16 और 31/3/17 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। सैंक्शन मीन्स कि आपने लिया होना चाहिए फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तभी आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। अब आ जाती है कि अमाउंट लोन नॉट एक्सीड 35 लाख और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉट एक्सीड 50 लाख। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जब आप लोन ले रहे हो ना, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए ले हो, पर जो लोन की अमाउंट है ना, लोन की अमाउंट 35 लाख होनी चाहिए। यहाँ पे लोन के अमाउंट के बारे में बात की जा रही है। और जो हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हो ना रेजिडेंशियल के लिए, उसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोन की अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी लैंड की अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये यही कह रहा है कि द अमाउंट लोन नॉट एक्सीड फ्रॉम द 35 लाख और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वैल्यू नॉट एक्सीड 50 लाख। ठीक है। चौथी कंडीशन क्या कहते हैं कि एसएससी डज नॉट ऑनर ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द डेट ऑफ द सैंक्शनिंग ऑफ अ लोन। कहते हैं कि जिस दिन उसने लोन को सैंक्शन किया है उस दिन वो और उसके परिवार में कोई भी सदस्य है वो किसी भी अदर प्रॉपर्टी का क्या नहीं होना चाहिए? ओनर नहीं होना चाहिए। तो चारों कंडीशन समझ में आ गई। हाउस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए 1/4/16 से लेकर 31/3/17 तक होना चाहिए।
35-50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35 लोन की अमाउंट नहीं ज़्यादा होनी चाहिए और 50 हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और उस टाइम पे नॉर्मल सी बात है, कोई ज़मीन दूसरी आपके नाम नहीं होगी। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन टेक फ्रॉम अंडर सेक्शन 80EE बट 50,000। ठीक है, ये कहते हैं कि द डिडक्शन ऑफ द अप टू ₹2 लाख फ्रॉम द अंडर सेक्शन 24B इन हाउस प्रॉपर्टी। ये बातें तो आपको ये पता ही होगी, जो हमने 24B के अंदर पढ़ा था कि जो 24B के अंदर आपको 2 लाख से तक की जो क्या है इंटरेस्ट की जो अमाउंट के अंदर आपको डिडक्शन मिलती थी, हमने पहले ही पढ़ा था, है ना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दूँ या समझ में आ गया आपको 80EE के बारे में? चलो तो फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आपको समझ में कम आता है। किसी को आ गया तो और पक्का हो जाएगा। ये कहते हैं कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E के अगर आपको एग्जांपल दूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन 2 केस लेके चल रहे हैं। एक तो 2,90,000 का लेके चल रहे हैं और 1,50,000 का लेके चल रही है। फर्स्ट केस में क्या होगा कि आपको 24B के अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो इंटरेस्ट की थी, डिडक्शन कितनी मिलती थी? 2 लाख की। जो रिमेनिंग बचेगा आपको 80EE के अंदर मिल जाएगा। 90,000 है, बट आपको मैक्सिमम कितनी मिलने वाली है? 50,000। मैंने अभी लिमिट बताई आपको, 50,000 रुपये की लिमिट हो सकती है। तो 2 लाख तो 24B में मिल जाएगा। 90 लाख में से जो 50,000 है उसकी आपको किस में मिल जाएगी? 80E के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, 2,50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। रिमेनिंग क्या होगा? टैक्सेबल होगा। रिमेनिंग कितना होगा? 2,90,000 था, 2,50,000 हो गया, क्योंकि 2 लाख यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे। हम कंपेयर करेंगे 90 और 50 में से जो भी लेस होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम इतनी करनी है, तो 2,50,000 हो जाएगा। तो बाकी जो बचा 40,000 रुपये वो टैक्सेबल होगा आपका। ठीक है, अब आप ये देखिए 2.5 लाख तो बच गए ना आपके डिडक्शन किस किस में? 24B और 80EE के अंदर। सेकेंड केस क्या कहते हैं कि जो 1.5 लाख है वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे आपको फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? लोन जो लिया होना चाहिए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो हमने लिया रखा है। ठीक है, परचेज द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड 40 लाख। ये कहते हैं कि 40 लाख को लिया 1/7/16 को। मैंने घर खरीदा, ये एग्जाम्पल है बच्चे, मैंने घर खरीदा 40 लाख का, क्या कहते हैं 40 लाख का, अच्छा ये इधर रह गया 1,50,000 सेकेंड केस है। 1,50,000 यहीं पे अलाउड हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख इसकी मैक्सिमम है, तो 1,50,000 24B के अंदर ही आ गया, तो 80EE का तो कोई केस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं जो इंटरेस्ट की जो हाउस प्रॉपर्टी है वहाँ पर 2 सेक्शन अलाउड होते हैं। आपने जब हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर क्या होगा वहाँ पे देखा होगा, 80EE के अंदर आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी, है ना। बहुत से बच्चों का कमेंट भी आया था। ठीक है, सो यहाँ पे कहते हैं कि जो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है, ये वैसे फिलहाल बता देती हूँ। जो परचेज किया हुआ है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 40 लाख का है, एक साथ को परचेज किया है। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी, फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल होगी कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। फोर्थ कंडीशन फुलफिल ये होगी है कि 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 40 लाख का है घर। तीनों चारों कंडीशन होगी है। ठीक है, लोन अमाउंट 32 लाख का है। तो तीसरी जो कंडीशन थी ना अपनी, मैंने दोनों मिक्स कर दी कि 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ था ना, 35 लाख से लोन की अमाउंट नहीं होनी चाहिए, और जो हाउस प्रॉपर्टी की जो अमाउंट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हाउस प्रॉपर्टी हमारी 40 लाख की है, लोन की जो अमाउंट है 32 लाख है, तो थर्ड कंडीशन ऑटोमेटिकली फिल होगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करती है। इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करो जल्दी से। कैसे करोगे? 1/7/16 को लिया है ना, 1/7/16 को लिया। इंटरेस्ट का जो परसेंटेज नहीं लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, इसमें 11% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो 32 लाख के ऊपर 11% के हिसाब से 9 महीने का कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको कट करने के बाद, सारा कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आपका अमाउंट जो आएगा 3,52,000 रुपये, है ना। 3,52,000 रुपये का निकलेगा। कटिंग कंसेप्ट आता होगा, ये कैलकुलेशन तो आपको आती होगी ना। 3,52,000 रुपये को फिर हम बाय फॉरगेट करेंगे 24B के अंदर, और फिर हम 80EE के अंदर करेंगे। 24B के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 20 लाख की 2 लाख की मिलेगी। इसके अंदर 50,000 रुपये की मिलेगी। जब मैं इसमें से 3,52,000 में से 2 लाख माइनस कर दूंगी तो कितना बचेगा? 1,52,000 बचेगा। 1,52,000 में से आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 80EE के केस के अंदर 50,000 मिल सकता है। विच एवर इज लेस, तो मैक्सिमम आपको 2.5 लाख रुपये मिलेगा। और जो बाकी जो बच गया है इसमें से 1,02,000 रुपये, वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा, टैक्सेबल करना पड़ेगा आपको।
उसके ऊपर टैक्स तो देना पड़ा, कुछ तो दे लो भाई। सारी डिडक्शन लेके बैठ जाओगे, सरकार के पास क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। आपको तो मोटिवेट करती रहेगी कि हाँ यहाँ इन्वेस्ट कर लो, यहाँ लोन ले लो, यहाँ लोन ले लो, है ना। तो थोड़ा बहुत तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। 2 लाख तो आपको क्या करना है, 24B के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी, और जो 50,000 तक मैक्सिमम जो लिमिट है 80EE के अंदर मिलेगी। क्लियर? हाउस प्रॉपर्टी हेड की, हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो मिलती है, ठीक है। ये भी फिलहाल नया आया है 80EE जो है हमारे जो डिडक्शन है, ये आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आपको मैं इसको छुड़वा देती हूँ क्योंकि आपके सिलेबस का नहीं है, ये नेट के सिलेबस का है। फिलहाल लेक्चर बता देती हूँ, ये नेट के सिलेबस का है, ये आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है 80G। 80G तो बहुत बड़ा है, आपकी बुक में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, बट आपको बता देती हूँ केवल 2 पेज के अंदर कवर हो जाएगा। 2 पेज के अंदर कहते हैं कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डोनेशन। जी के अंदर सारी की सारी डोनेशन है कि आपने कहीं भी नेशनल, जहाँ पे जैसे कि कहते हैं ना सूखा पड़ गया वहाँ पे डोनेट कर दो, बाढ़ आ गई है वहाँ पे डोनेट कर दो, इस जगह से लाभ आ गया यहाँ डोनेट कर दो, गवर्नमेंट प्रधानमंत्री की फंड के अंदर डोनेट कर दो। ये यहाँ पे सारे डोनेशन के आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, सारे डोनेशन के अंदर आएंगे। तो ऑल टाइप ऑफ द डोनेशन, बट डोनेशन मोड इज़ इम्पॉर्टेंट। मीन्स कि डोनेशन का जो मोड है, मीन्स कि आप कैश में कर रहे हो या फिर नॉन कैश कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट करते हैं। अगर आप कैश में कर रहे हो तो 2,000 रुपये तक का कर सकते हो। अगर आप कैश में नहीं कर रहे हो, अदर देन कैश कर रहे हो, तो 2,000 से ऊपर जितनी भी अमाउंट है ना, नॉन कैश करनी पड़ेगी। अगर आपने वो कैश, मान लीजिए आपने क्या कर दिया कि 25,000 रुपये आपने क्या कर दिया, कैश में पेमेंट कर दी डोनेशन की, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। याद रखना, डिडक्शन नहीं मिलेगी। गार्ड बांध लो, डिडक्शन आपको बस 2,000 रुपये की मिलेगी 25,000 में से। कारण क्या है पता है? क्योंकि ये लिखा हुआ है कि बस 2,000 रुपये तक का तो आपको क्या कर सकते हो, कैश में पेमेंट कर सकते हो, कहीं डोनेशन करनी है। अगर आप 2,000 से ऊपर करते हो तो वो क्या होनी चाहिए, नॉन कैश होनी चाहिए, क्योंकि प्रूफ पता लगे। क्योंकि 2,000 रुपये का कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, बट 2,000 से ज़्यादा जो हो जाती है तो वो क्या, उसकी प्रूफ ली जाती है कि हाँ एक्चुअल में आपने किया, क्योंकि रिसिप्ट निकल के आएगी ना। आप कहीं जैसे हरिद्वार में आप टिकट रसीद कटवाते हो ना, भंडारे की कटवा देते हो या फिर कोई वहाँ पे बिल्डिंग बनवाने की कटवा देते हो, तो उसकी आपको रसीद मिलती है। तो उस रसीद को देख के क्या आपको, क्योंकि जब आप टैक्स फिल करते हो, टैक्स फिल करने के बाद जो 3-4 महीने का जो टाइम होता है आपकी फाइल को सबमिट करवाने का टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो ही उस रिसीट के, वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही आपको टैक्स डिपार्टमेंट के जो पर्सन है वो डिसाइड करते हैं कि हाँ एक्चुअल में इन्होंने डोनेशन कर रखा है, एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कर रखा है। तो इसलिए कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ क्या होना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस विदाउट कैश में होना चाहिए। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स है, सेक्शन 80G, सेक्शन 80GG, सेक्शन 80GGA, GGB, GGC, बट आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी इसको। ये जो है पहली बात, डोनेशन अमाउंट डिडक्शन डिपेंड अपॉन द 4 बेसिस, 4 बेसिस पे है ये। जो भी मैंने बोला ना 80G, 80GGG, 80GGA, GGB, GGC, है ना, यही बोला ना। तो GG, GGA, GGB, GGC और 80G खुद है। इसके अंदर आप अभी थोड़ा सा सुन लो, ठीक है, थोड़ा सुनना, क्योंकि ये नेक्स्ट पे जब मैं टर्न करूँगी ना तो आपको समझ में सारा आ जाएगा। एक तो आपको डोनेशन मिलती है, सॉरी डोनेशन आप जब 100% करते हो तो उसकी जो पूरी की पूरी 100% डिडक्शन मिल जाती है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए आपने कहीं डोनेट किए हैं, तो पूरे 10 लाख के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी। एक के ऊपर भी आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत सारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिडक्शन इज 50% ऑफ द डोनेशन अमाउंट। अगर आप डोनेशन करते हो उसका 50% आपको मिलता है। क्या डिडक्शन, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए किए, क्या किया आपने 10 लाख रुपए कहीं पे डोनेट किए, तो उसका केवल 5 लाख के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा और 5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो कौन कौन सी है वो भी हम पढ़ेंगे, वो केवल 4 ही हैं। थर्ड क्या कहते हैं कि डिडक्शन इज 100% ऑफ डोनेशन अमाउंट और क्वालिफाइड अमाउंट। क्वालिफाइड अमाउंट क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी, थोड़ा सा इसको पहले सुन लो कि 4 कौन कौन सी हैं। डिडक्शन आपको 100% मिलेगी, बट वो क्वालिफाइड अमाउंट होनी चाहिए। क्वालिफाइड अमाउंट के अंदर केवल 2 ही डिडक्शन है, वो भी आ जाएगी। डिडक्शन इज 50% ऑफ द डोनेशन अमाउंट और क्वालिफाइड अमाउंट। अब आप कुछ लिंक सा लग रहा है, एक तो 100% मिल रही है, 100% मिल रही है। ये जो पोर्शन है ये क्या है,
विदाउट क्वालिफाइड अमाउंट का है, ये जो पोर्शन है ये क्वालिफाइड अमाउंट का है। विच एवर इज लेस उनके अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सबसे पहले हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी 2 डिडक्शंस हैं। सबसे पहले डोनेशन क्वालिफाई फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू बी क्वालिफाइड अमाउंट। तो गवर्नमेंट और अप्रूवल लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग ऑफ अ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लोकल अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का है, बट फैमिली प्लानिंग के लिए आप कोई भी डोनेशन करते हो कि हाँ हमारी फैमिली के आगे मतलब क्या है अच्छा बीत जाए, तो उनके लिए प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग की और वहाँ पे आपने डोनेट किया फैमिली प्लानिंग के लिए, तो वहाँ पर आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। वहाँ पर आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। और डोनेशन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गेम इन इंडिया, ये गेम से रिलेटेड है। ओलंपिक्स जो गेम होती हैं उनको एसोसिएशन करने के लिए की जाती है। अगर आपने वहाँ डोनेट किए हैं, ठीक है, तो आपको 100% क्या मिलेगा, 100% आपको डिडक्शन मिलेगी। इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। अब पहले आप क्वालिफाइड का मतलब समझ लीजिए। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि क्वालिफाइड अमाउंट आपको निकालनी पड़ती है। जैसे कि आपको बताती हूँ, जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होता है ना, उसके थ्रू इसके निकालने के 2 स्टेप है। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम पता है कैसे निकलता है, जितनी भी आपने डिडक्शन ली है उन सभी को माइनस कर दो। किस में से, जीटीआई में से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड कैजुअल इनकम, जो हमने पहली 1-2 मिनट के अंदर पढ़ा था ना कि किस किस को डिडक्शन नहीं मिलती। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A 111A है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उनके ऊपर भी आपको डिडक्शन नहीं मिलती, और जो हमारी कैजुअल इनकम होती है उनके ऊपर भी डिडक्शन नहीं मिलती। एक तो वो तीनों लेस करने हैं। दूसरा एटीजी को छोड़कर सुन लो मेरी बात पहले, एटीजी को छोड़कर कोई भी डिडक्शन आपने ली है, मान लीजिए आपने एटीडी की ली है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ चेकअप के लिए 25,000 रुपये की आपने डिडक्शन ले ली है, वो दोबारा से आपको क्या करनी पड़ेगी, सारी की सारी डिडक्शन आपको लेस करनी पड़ेगी। किसमें से, ग्रॉस टोटल इनकम में से। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इसकी एडजस्ट किया हुआ। कैसे एडजस्ट किया है, सभी की सभी जो डिडक्शन ले ली उनको लेस करने के बाद, और इन तीनों को लेस करने के बाद जो जीटीआई में से जो लेस करेगी, जो अमाउंट आएगा वो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होगा। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का प्रॉपर हमें 10% करना है। 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम, ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। वैसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिफाइड लिमिट क्या होते हैं, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म की जो हम इनकम निकालेंगे या फिर किसी और की इनकम निकालेंगे, तब हमारे पास पता लग जाएगा कि इसमें कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी आप जस्ट ओनली समझ लीजिए, एडजस्टेड टोटल ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, ठीक है। 100% ऑफ टोटल अमाउंट डोनेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। 2 ही आती है। तो कीवर्ड्स क्या है, फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक या फिर स्पोर्ट्स डोनेशन। नेक्स्ट आता है डोनेशन क्वालिफाई फॉर द 50% डिडक्शन। अगर आपने डोनेशन की है उसका 50% मिलना सब्जेक्टेड टू बी क्वालिफाइड लिमिट। सब्जेक्टेड टू बी क्वालिफाइड लिमिट मीन्स कि या तो ये या ये, विच एवर इज लेस, उसका 50% आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी है, इसके अंदर 5 डोनेशन है। 5 डोनेशन बिल्कुल ईजी है। कैसे, क्या लिखा हुआ है जी, मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं ना, ये बॉक्स बनाए हुए हैं, ऐसे लाइन पाई हुई, ये इसके कीवर्ड्स हैं, ध्यान से सुनना जब मैं बोल रही हूँ। एनी इंस्टीट्यूशंस और द फंड established in India for charitable purpose fulfill prescribed condition। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी ऐसा फंड इस्टेब्लिशमेंट किया गया है इंडिया के अंदर, किस पर्पज़ के लिए, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, अगर आप वहाँ डोनेट करते हो आपको 50% का डिडक्शन मिल जाएगी। गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, यूटिलाइज कर रही है चैरिटेबल पर्पज़ को, फिर अदर देन द पर्पज़ ऑफ द प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को छोड़कर किसी और पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग किसके अंदर आती है, 100% के अंदर आती है। फैमिली प्लानिंग को छोड़कर वो 50% में आएगा। डोनेशन फॉर द नीड फॉर द हाउसिंग accommodations और फॉर द पर्पज़ ऑफ द प्लानिंग, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिटी, टाउन, विलेज। कहते हैं कि किसको छोड़ के, एक सेकेंड,
डोनेशन फॉर द हाउस एकोमोडेशन मीन्स कि अगर आप क्या है, सबके हमारे भारत का जो मेन मोटिव क्या है, सबका घर अपना अपना होना चाहिए, है ना। इस चीज़ के लिए भी अगर आप डोनेट करते हैं कि सभी का घर बन जाए, आप जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे आपने मैंने डोनेट किया, किसी का तो भला होगा, तो वो अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे डोनेट कर रखा है कि किसी के भी हाउस एकोमोडेशन को करने के लिए या फिर टाउन सिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ भारत करने के लिए अगर उन्होंने डोनेट कर रखा है तो उसके लिए आपको 50% डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय द कॉर्पोरेशन। ये कहते हैं कि अगर आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करना है उसके लिए आपने क्या है, डोनेशन कर रखा है। माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या होती है, जैसे कि अब सबसे मैं थोड़ा सा इसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर जिसकी ज़्यादा नहीं चलती वो एरिया होता है, कम तबके वाले लोग जिसे हम बोलते हैं ना, इनके लिए अगर आप प्रमोट करें, जैसे कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है कि अब उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि हाँ आप ये, आपके अंदर ये स्किल है, आपके अंदर वो स्किल है, तो उन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उस एरिया वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, लोग डोनेट करते हैं कि हाँ वहाँ के लोग भी हमारे 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 इक्वल में हो जाए, है ना, इसे बोला जाता है। फॉर रिनोवेशन एंड द रिपेयर मीन्स कि किसी भी जैसे टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, आर्कियोलॉजिस्टिक हॉल हो गया, इन सभी को इम्प्रूव करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए अगर आप डोनेशन करते हैं तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिलती है। आपने हमेशा देखा होगा कि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद के अंदर, चर्च के अंदर हमेशा कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, हर 6 महीने से चलती रहती है। कारण पता है क्या है, क्योंकि जो उनको अमाउंट मिलेगी ना, उनको भी तो टैक्स देना पड़ता है। कभी सोचते हो उनको नहीं टैक्स देना पड़ता है, इनको भी देना पड़ता है। जो इनके पास डोनेशन आती है ना, इनको भी टैक्स देना पड़ता है। अगर वो उसको यूज़ कर लेते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा, अगर यूज़ नहीं करोगे तो उस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। इसलिए कंस्ट्रक्शन चली रहती है उसमें हर साल, हर महीने। तो इसलिए कहते हैं अगर आप उनको डोनेशन देते हो तो आपको 50% मिलेगा, अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। क्लियर आया समझ में? ये कौन कौन सी होगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी की बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे 4 पार्ट्स थे, 100% क्वालिफाई लिमिट के साथ, 50% क्वालिफाई लिमिट के साथ। अब हम बात करेंगे डोनेशन क्वालिफाई फॉर 50%। जवाहरलाल नेहरू सबने सुना है, प्राइम मिनिस्टर सबको सुना है, इंदिरा गांधी सबने सुना है, राजीव गांधी सबने सुना है। अब मुझे कमेंट करके बताना ये कौन कौन है हमारे देश के अंदर इन्होंने भागीदारी निभाई है, ये कौन कौन है। जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? अगर इनके रिगार्डिंग आप मेमोरियल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो आपको 50% डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर ड्राउट एंड रिलीफ फंड के अंदर आपने डोनेशन की, उसके अंदर अब आपको 50% डिडक्शन मिलेगी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ठीक है। अब आपको जस्ट कितने याद करने हैं? जस्ट आपको 11 याद करने हैं। क्या क्या 11? ये तो याद हो ही गया होगा, फैमिली प्लानिंग, ओलंपिक, चैरिटेबल, फैमिली प्लानिंग को छोड़ के वो, हाउस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, सिटी को, टाउन को इम्प्रूव करने के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, प्रमोट करने के लिए, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, हिस्टोरिकल प्लेस और आर्कियोलॉजिस्टिक को भी इम्प्रूव करें या फिर रिन्यूअल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए अगर आप पैसा देते हो तो वो। और ये 4 जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर ड्राउट एंड रिलीफ फंड। बाकी जितने बच गए, ध्यान से सुनो, बाकी जितने बच गए 5, 4, 9, 9, 2, 11 को छोड़ के बाकी जितने बच गए वो आएंगे आपके फर्स्ट डिडक्शन के अंदर, जो आपको 100% डिडक्शन दी जाती थी विदाउट क्वालिफिकेशन लिमिट की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आपकी बुक के अंदर ऐसे लिखा होगा कि विदाउट लिमिट, विद लिमिट, है ना, ऐसे लिखा होगा। मैं अभी चेक करती हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा इजी वे में लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वो इतनी लंबी लिस्ट है कि याद करना थोड़ा सा मेरे लिए टिपिकल होता है, नॉर्मल सी बात है, आपके लिए तो होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा, ये नो लिमिट डिडक्शंस, ऐसे ये मिलेगी आपको, ऐसे मिलेगा, देख लो। अब ऐसे करना है या वैसे करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने तो आपको आसान करके समझा दिया है। ठीक है, वही 4-5 बातें यह लिखी हुई है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है या फिर आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए किया है, ठीक है, आपने
ये सभी चीज़ें इतनी लंबी लिस्ट है, पढ़ते जाना देखते जाना, ठीक है। मैंने इजी में करके आपको समझा दिया है, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे और बाकी जितने बच गए ना वो सारे उसके अंदर आएंगे। अब बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG के बारे में। 80GG क्या होता है, ये हमने अभी तक 80G पढ़ा है, 80G पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे 80GG। जस्ट हमारी आगे तो बिल्कुल एक 2 लाइन, ये टैक्स अवॉइडेंस का चैप्टर आ जाएगा। ये 3 पेज ही रहते हैं, बहुत आसान से है, 15-20 मिनट का और खेल रहेगा। देखो क्या कहते हैं कि अंडर सेक्शन 80GG, इसकी ट्रिक क्या होगी जीजी की। घर कहते हैं ना, हर किसी का घर हो, है ना, घर हो। तो घर क्या है, अब ये तो है नहीं सभी के पास इतना पैसा हो कि अपना घर बनाए, कोई रेंट पे भी रहेगा, है ना, कोई रेंट पे भी रहेगा। अगर किसी ने रेंट पे घर ले रखा है और वो रेंट पे करते हैं, उसकी डिडक्शन रेंट की यहाँ आएगी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट पेड, एसएससी हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ द एचआरए क्वालिफाई फ्रॉम द एग्जम्पशन लिमिट अंडर सेक्शन 10(13)(a)। याद आया कुछ जो हमने 5th चैप्टर में किया था, एचआरए हाउस, जल्दी इसकी फुल फॉर्म बताइए। हाउस अलाउंसेस है ये एचआर के ऊपर जो आपको एचआर आपको मिलता था ना, जैसे कितना एचआर मिल गया उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता था। चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा सा तो याद होगा, इतने थोड़ी ना भुलक्कड़ हो यार तुम लोग, है ना। जो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर मिलता था एचआरए में, उसकी बात की जा रही है। अगर आपको वो नहीं मिलता है एचआरए, ठीक है, अगर आपको वो नहीं मिला तो आप अपने खुद आप किराए पर रहोगे, है ना, नॉर्मल सी बात है, किराए पर रहोगे तो वो देना भी पड़ेगा, रेंट भी देना पड़ेगा, है ना। रेंट देना पड़ेगा तो उसकी भी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। इसे हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। किसी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं हुआ, हाउस रेंट अलाउंस में सारे मतलब भूल गए हैं। वो आपको 10(13) के अंदर मिलता था। कहते हैं कि एम्प्लॉयर एंड हु हैज पे रेंट फ्रॉम द अकोमोडेशंस ऑक्यूपाइड बाय द हिम फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज। अगर आपको क्या है, अगर कोई पर्सन क्या लेता है, रेंट पे करता है, उसको डिडक्शन तभी मिलेगी। पहली बात तो वो सैलरीड पर्सन होगा, है ना। नॉन सैलरीड होगा तो वो क्या है, पीजीबीपी के अंदर आएगा, वो रेंट पे नहीं रहेगा। खुद की हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस है उसका, प्रॉफिट एंड गेन है ना, वो चीज़ आती है ना उसके अंदर। तो इसके अंदर 3 कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए। नॉट एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम। उस पर्सन की जो रेंट पे रह रहा है उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसके खुद के नाम पर की हुई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उनके बच्चों के नाम पर नहीं होनी चाहिए, उसके स्पाउस के नाम पर नहीं होनी चाहिए। एसएससी नॉट रिसीव एचआरए, एसएससी को एचआरए रिसीव नहीं होना चाहिए, तभी आपको रेंट के रिगार्डिंग आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, ठीक है जी। तीसरी बात कहते हैं कि अकोमोडेशन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी फॉर द पर्पज ऑफ हिज ओवन रेजिडेंस। एसएससी ने मीन्स की जो टैक्स पेयर है उसने क्या लिया होना चाहिए, घर लिया होना चाहिए रेंट पे खुद के रेजिडेंशियल रहने के लिए, मीन्स की खुद रहने के लिए। ये ना हो कि उसने लिया हुआ है रेंट पे और अपने घर में रहा है ना, अपने घर में रहा है तो पहली कंडीशन भी उन्होंने क्या कर दी, तोड़ दी है, दूसरी तीसरी तो अपने आप तोड़ दी है, ठीक है। आ गया समझ में। अभी मैं कहते हैं कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या मिलेगी, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस कैसे मिलेगी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आपको आ गई होगी समझ में, अगर नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट जब हम वीडियो करेंगे पार्टनरशिप फर्म को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या फिर इनकम टोटल इंडिविजुअल की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में, तब आपको प्रॉपर तरह से समझ में आ जाएगा। वैसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलती है, एडजस्ट ग्रॉस टोटल इनकम माइनस के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म माइनस की ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। जो जिसके अंदर भी हमें एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है ना, जिसके पॉइंट के अंदर हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी होगी ना, उसको उस डिडक्शन को छोड़कर बाकी सबको माइनस कर दो। उस डिडक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, 80GG घर रेंट के ऊपर जो पेड कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सारे माइनस कर दो। क्या लिखा हुआ है, ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U एक्सेप्ट 80GG। अब आपको यहाँ दिखाती हूँ मैं, यहाँ क्या लिखा हुआ था, एक सेकेंड, एक्सेप्ट 80G, क्योंकि हम 80G पढ़ रहे थे, अब हम 80GG पढ़ रहे हैं तो 80GG हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है।
और माइनस कर देंगे साथ में कैजुअल इनकम। या इस तरह से हमारी क्या निकल जाएगी, ग्रॉस टोटल एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगी, है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए रेंट पे कर रखा था हमने 4,000 रुपये, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम बनती है 50,000 रुपये। फनी मतलब जस्ट एग्जांपल है। तो रेंट पेड हमारा क्या बन गया 4,000, इसका 10% लेना है हमें। 50,000 में बना है, 50,000 का 10% लेंगे तो 5,000 बनेगा, तो हमारे यहाँ पे नील होगा, है ना, नील होगा। तो विच एवरेज लेस नील, तो हमारा माइनस, कोई भी हमें डिडक्शन ही नहीं मिलेगी वाली, ठीक है। जैसे हम HRA में निकालते थे ना, वैसे ही है बच्चे, ये वैसे ही है सेम। बट यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, 25% करना है ऐसे, और मैक्सिमम 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGA। GGA क्या कहते हैं भाई, इतना रिस्पेक्ट। जीजी माँ देखा होगा, आई होप सबने नाटक, है ना, जीजी माँ देखा है, नहीं देखा, देखना भी नहीं है, मैंने भी नहीं देखा, मैं तो नाम सुना है। तो यहाँ देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन GGA की बात की जाए तो GGA में क्या आता है कि जब भी आप डोनेशन करते हो किसी भी साइंटिफिक के लिए, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, जैसे हम करते हैं ना कि जैसे अब कोविड के लिए हमें वैक्सीन बनानी थी, तो वैक्सीन बनाने के लिए भी कितना खर्चा होगा। रिसर्चर क्या कर रहे थे, रिसर्च के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। आप उनके लिए डोनेशन करते हो कि लो हमारा इतना पैसा रिसर्च के लिए है ना। आपको ये भी पता होगा कि जो भी पर्सन साइंटिफिक रिसर्च के अंदर डोनेट करता है उसके ऊपर मोस्ट ऑफ सारी डिडक्शन मिल जाती है, पता है। एक और बात बताती हूँ, जब कोई भी पर्सन, मान लीजिए मेरा खुद का यही बिजनेस है, रिसर्च की मैंने क्या बना रखी है, लैब बना रखी है। जितना भी खर्चा होगा ना, यहाँ तक कि किसी भी इक्विपमेंट को खरीदने का खर्चा, मेरी एसेट्स को खरीदने का खर्चा मैं P&L में शो कर सकती हूँ। वैसे नॉर्मल बिजनेस मैन वालों को क्या करना पड़ेगा, अपने अगर एसेट्स खरीद रहे हो तो बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है उसे। बट साइंटिफिक रिसर्च वाले पर्सनस को क्या करना पड़ता है, वो अपना जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, कोई भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर सकते हैं। ये स्पेशल है, आप ये बात ध्यान रखना स्पेशल इस चीज़ को, ये क्वेश्चन कई बार आता है। इफ़ एन SSC इज, और एक रूरल डेवलपमेंट करने के लिए आप अगर डोनेशन करते हो, वो आ गई डोनेशन नंबर 11 के अंदर 80 GGA। ये कहते हैं कि इफ़ SSC इज की हिंदी में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। इफ़ यदि SSC की PGBP की इनकम नहीं है तो भी 80 GG में डिडक्शन मिलेगी। अब मैंने क्या बोला था, डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपकी GTI होगी, GTI में PGBP की होगी, है ना। तो अगर आपकी PGBP की इनकम भी है नहीं ना, तो क्योंकि प्रोफेशनल बिजनेस होएगा ना साइंटिफिक रिसर्च का, मैं कह रही हूँ जैसे कि मेरा बिजनेस है, साइंटिफिक रिसर्च की लैब बनाए हुए, मैं वहाँ पे रिसर्च करती रहती हूँ। अगर मैं वहाँ पे कोई भी काम कर रही हूँ, कोई भी खर्चा कर रही हूँ, तो उसके अंदर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कर सकती हूँ। अगर नहीं भी है ना, फिर भी मैंने डोनेशन कर दी, तब भी वहाँ होगा, ठीक है। कहते हैं कि तब भी 80 GG की डिडक्शन मिलेगी, बिकॉज इफ अ पर्सन हैविंग द PGBP देन दैट स्पेसिफिक डोनेशन इज टू बी डेबिट इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्हें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करने का अवसर मिल जाएगा कि हमारा इतना खर्चा है, तो खर्चा यहाँ दिखा दिया डेबिट साइड, तो नेट प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा। नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो क्या है, टैक्स भी कम होगा, क्योंकि जितना इनकम कम उतना टैक्स कम, है ना। जितनी इनकम कम उतना टैक्स कम, इनकम ज़्यादा टैक्स ज़्यादा, क्योंकि ये टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव नेचर का है। आई बात समझ में। अब क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB और GGC दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकती हूँ, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट याद कर लो, उससे जस्ट अपोजिट उसका है। कहते हैं कि कम अंडर सेक्शन 80 GGB और पहले GGB का करते हैं, डन बाय द इंडियन कंपनी। कंडीशन क्या है, डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन ट्रस्ट को दे दिया, अदर देन कैश होना चाहिए। अगर कोई भी इंडियन कंपनी है वो डोनेशन करती है, किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को करती है, इलेक्शन ट्रस्ट को करती है, उन्हें दिए हुए डोनेशन आपको किस में मिलेगा, इस कंपनी को कहाँ मिलेगा, 80 GGB में मिलेगा। अगर कोई कंपनी के अलावा कोई और पर्सन इनके ऊपर डोनेट करता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डोनेट करता है, तो उनके डिडक्शन मिलेगी 80 GGC। समझ में आया। और डोनेशन क्या होनी चाहिए, अदर देन कैश होनी चाहिए। क्लियर। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज,
है ना, प्रमोट करने के लिए करते हैं ना कि हाँ ये इनके ऐड कर दो, इनके ऐड कर दो, वहाँ पे भी डोनेशन की जाती है, वहाँ पे भी आपको डिडक्शन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट 3 रह गए हैं, 3 बिल्कुल आसान है। डिडक्शन अंडर सेक्शन JJA AA कहते हैं कि फॉर प्रमोट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी की जाती है। रोजगार को जो लोग बढ़ावा देने के लिए डोनेशन करते हैं उनको भी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन JJAA। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 80 JJA। ये जस्ट इतना ही सही है, बहुत आसान सा है। अच्छा आगे भी है, चलो पढ़ लेते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन JJA अलाउड ओनली फॉर द पर्सन हु कम अंडर द 44AB, जिसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपके थोड़ा सा लर्न कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बस ये याद रखना कि 44AB क्या है, ऑडिट जिन्हें करवाना होता है उनके लिए रिक्वायरमेंट है, और जो ऑडिट करवाएगा वो ही पर्सन क्या है एम्प्लॉयमेंट के लिए डोनेशन कर सकता है और उन्हें ही डिडक्शन मिलेगी। अब सीधा आते हैं क्यू बी, फिर आ जाएगा हमारा RRB। क्यू बी क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ऑथर होते हैं ना, अपनी बुक को पब्लिश करवाते हैं, ना, तो बुक को जब वो पब्लिश करवाते हैं उन्हें पैसे भी मिलते हैं, रॉयल्टी मिलती है जिसे हम बोलते हैं, है ना। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के लिए। स्टेटस क्या होना चाहिए, रेजिडेंस होना चाहिए। डिडक्शन किसके रिस्पेक्ट में मिलेगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉयल्टी इनकम ऑफ द ऑथर ऑफ सर्टेन बुक एक्सेप्ट द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को छोड़ के बाकी जितनी बुक बच गई है उनके लिए क्या मिलेगी, उन्हें डिडक्शन मिलेगी। 100% जो रॉयल्टी इनकम होती है और मैक्सिमम 3 लाख और 100% रॉयल्टी विच एवर इज लेस, आपको उसी की डिडक्शन मिलेगी। मान लीजिए आपको रॉयल्टी मिली है 5 लाख की, 3 लाख, दोनों को कंपेयर करेंगे, जो लेस होगा 3 लाख वो उसकी मिल जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। बाकी के ऊपर टैक्स लगेगा। क्या बी से याद रखना, बुक जो लिखते हैं, बट बुक कौन सी नहीं होनी चाहिए, टैक्स बुक नहीं होनी चाहिए, 3 लाख तक की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, 80 RRB की बात की जाए, अप्लाई इंडिविजुअल के लिए होता है, रेजिडेंस के लिए होता है, रॉयल्टी ऑफ द पेटेंट होता है। यहाँ पे हमने बात की थी RR की और वहाँ पे हम बात कर रहे हैं RRB की। बी जो है आपका बुक के रिगार्डिंग है, जो पर्सन ऑथर होता है उनके रिगार्डिंग है, और RRB क्या होता है, ये इंडस्ट्री रिलेटेड है, जो पेटेंट करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक नया फॉर्मूला बनाया, जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, नया फार्मूला नई टेक्निक का यूज़ करके वैक्सीन को इनोवेट किया है ना, उनको पेटेंट मिल गया, उनको ये अधिकार मिला कि हाँ ये मैंने बनाया है, तो उसके रिगार्डिंग उनको सैलरी मिलती है। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, टू प्रमोट द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, उनके लिए भी डिडक्शन मिलती है, इसकी लिमिट भी 3 लाख है। ठीक है, आ गया समझ में। अब आ जाती है इसके बाद 80 TTA 80 TTB। ये जो TT है, TTB TTA जो है इंटरेस्ट की रिगार्डिंग, ठीक है, उनके रिगार्डिंग है। TTA किसके लिए है, फॉर अदर पर्सन एक्सेप्ट द SC SSC। SC ST कास्ट की बारे में बात नहीं कर रहे, ये बात की जा रही है सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन की बात की जा रही है, मीन्स ओनली बिलो 60 ईयर। कहते हैं कि ऐसे पर्सन जिनको इंटरेस्ट मिलता है 60, उनकी बिलो 60 की बात की जा रही है, उन्हें TTA में मिलेगा, जो अबोव 60 है उन्हें TTB में मिलेगा। दैट्स इट, फिनिश। तो यहाँ पे कंपैरिजन देखिए कैसे लिखा हुआ है, इंडिविजुअल है, HUF है, यहाँ पे ओनली इंडिविजुअल है। ठीक है, स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पे रेजिडेंट है। इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है FD को छोड़कर, ध्यान से सुना, जो 60 साल से कम उम्र के हैं जिन्होंने FD करवा रखी है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा 80C के अंदर, जो 5 ईयर प्लान की बारे में बात की थी। अगर उन्होंने यहाँ पे FD करवा रखी, उन्हें उसी इंटरेस्ट को छोड़कर बाकी सभी इंटरेस्ट को डिडक्शन लेने के अलाउड है 10,000 की रिगार्डिंग। और कोई सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनको दोनों अलाउड है, FD और सेविंग भी, बट 50,000 रुपये। कितना, 50,000 रुपये। समझ में आया पूरा चैप्टर? रिवीजन करवानी है, नहीं करवानी तो कितना जल्दी रिस्पॉन्स, इसके ऊपर ज़रा जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हो। तो आपको ATG तक तो बिल्कुल आसान है। ATGG घर रेंट के लिए है,
थोड़ा सा क्विक रिव्यू करवा लेते हो, फिर भी मैं याद हो जाएगा तुम्हें, और तो कुछ नहीं, 5 मिनट और लगेगी जस्ट। देखो ATC से शुरू हुए थे, ATC में क्या होगा 150 लाख यहाँ पे पक्का हो गया, चलो कोई नहीं। ATC से क्या हुआ, इंडिविजुअल को मिलेगा जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं मिलेगी क्या, डिडक्शन। डी क्या है, डी आपकी डेथ से रिलेटेड है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है। डबल डी क्या है, डिफेंडम है, ठीक है। डिफेंडम के अंदर आपको क्या है, डिसेबिलिटी चेकआउट की जाएगी। डबल डी तो हमारा डिपेंडेंट के लिए है, और डी यू किसके लिए है, 80 यू किसके लिए है, हमारे खुद के लिए है, हिमसेल्फ के लिए है। और यहाँ पे 80 डबल डी बी क्या है, दमदार बीमारियों के बारे में बात की जा रही है, जो बहुत ही स्पेशल बीमारियाँ होती है, जैसे कि कैंसर, एड्स के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद की जाए तो 80E के अंदर क्या था कि आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग लेना है। 80EE क्या था, वो था हमारे रेंट के लिए, सॉरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए, है ना। और 80DDE आपको मैंने छुड़वाई दी है, कोई बात नहीं। 80G डोनेशन के लिए है। 80G के अंदर 4 पॉइंट आते हैं, 100%, 50%, 100% एक्विजिशन लिमिट के लिए, 50% एक्विजिशन लिमिट के लिए, ठीक है। 80GG घर घर रेंट के लिए होता है, ठीक है। 80GGA ये हमारा होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। 80GGB 80GGC पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डोनेशन करना, बट डोनेशन अगर कंपनी कर रही है तो उसे बी में डिडक्शन मिलेगी, अगर कोई कंपनी को छोड़ के बाकी कर रहे हैं तो उसे सी में डिडक्शन मिलेगी। JJA एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, जिसको ऑडिट की ज़रूरत होती है 44AB के अंदर, ठीक है। और क्या बी बुक के लिए है, RRB किसके लिए, पेटेंट के लिए होता है, इंटरेस्ट के लिए TTA और TTB इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन, ठीक है। आ गया होगा समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टेड चैप्टर के साथ, जो कि थ्योरी का होगा, ठीक है।